MOV, move, etc. आर दी न्यूमोनिक कोड। ये असेंबली लैंग्वेज के कुछ क्या है कोड्स हैं जो हम जब असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखेंगे एट दैट टाइम वी यूजेस दीज कोड्स फॉर राइटिंग द कोड। असेंबली लैंग्वेज एक्चुअली यूज कहां पे होगा? असेंबली लैंग्वेज इज यूज्ड इन माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम। नाउ व्हाट इज दिस माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम? अगर यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमारे घर में लाइक बहुत सारे ऐसे लाइक अप्लायंसेस है जो हम यूज करते हैं इन डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल अगर आप ओवन का एग्जांपल लो, या फिर आप वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लो, या फिर आप एलिवेटर का एग्जांपल लो, लिफ्ट का, या फिर आप एसी का अगर एग्जांपल लेते हो। सो वहां पे क्या होते हैं लाइक ये पूरा जो इनका कोड, इनके क्या होता है, इनके अंदर ना कुछ लाइक हार्डवेयर डिवाइसेस से बेसिकली ये सब क्या है पूरे डिपेंड होते हैं ऑन योर हार्डवेयर डिवाइसेस। इनके अंदर कुछ लाइक हार्डवेयर के क्या कंपोनेंट्स होंगे। उस हार्डवेयर कंपोनेंट्स में क्या होगा? एक चिप होगा, ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप, वी कैन से आईसी। उस आईसी पे क्या होगा? आपका प्रोसेसर सेट होगा, देन मेमोरी एंड ऑल सेट होता है, और उस प्रोसेसर के ऊपर ही बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, लोड होते हैं। और उसी प्रोसेसर पे वो जो आपका चिप होता है, आपका डिवाइस क्या टास्क परफॉर्म करेगा, वो सारी चीजें, ऑल द फंक्शनैलिटीज आर प्री डिसाइडेड। फॉर एग्जांपल अगर आप एसी का एग्जांपल लो, तो अगर आप एसी को आप नोटिस करोगे तो वहां पे क्या होगी लाइक वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, दैट इज ऑल प्री डिसाइडेड। हम एसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लाइक वो डांस करके दिखाए, या फिर वो कोई गाना गा के दिखाए, या फिर आपका जो एसी है वो पानी नहीं पी सकता, वो कुछ खा पी नहीं सकता। ऐसा क्यों है? बिकॉज वो जो एसी है वो क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है, वो क्या सेट ऑफ लाइक वो क्या फंक्शनैलिटी दे सकता है, दैट इज ऑल प्री डिसाइडेड। So we cannot expect the AC to sing. We cannot expect the AC to dance. Similarly, if I take the example of elevator, elevator के लिए भी यही सेम है. What is the task of elevator? If you see the lift, multiple buttons होंगे. आपको जिस भी फ्लोर पे जाना, you just have as you press the fan on होगा, again क्या है? It is going to execute all the code at once. वो सारे कोड को ना एक साथ में like execute करता है and whereas जो इंटरप्रेटर है ना, वो आपने अगर 10 लाइन ऑफ कोड लिखा है, आपने अगर 10 लाइन के इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, तो ये इंटरप्रेटर इज गोइंग टू एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन, वो लाइन लाइन रीड करता है, वेयर एज योर कंपाइलर ये पूरे कोड को एक साथ में एग्जीक्यूट कर सकता है, सो एग्जीक्यूट कर देता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। बट हम जब प्रोग्राम देखेंगे तो इन दैट आल्सो वी आर गोइंग टू सी कि लाइक लाइन बाय लाइन एंड एक साथ में इसका क्या मीनिंग है जब हम प्रोग्राम करेंगे उस टाइम पे। बट एज ऑफ नाउ ये टर्म्स आप याद रखो, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर ये एक्चुअली होते क्या है। सो बोथ आर वर्ड ट्रांसलेटर्स जो लाइक एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल इन कन्वर्टिंग आवर high level language into machine language, or you can say machine code, or we can say बाइनरी लैंग्वेज और बाइनरी कोड। मोस्टली अगर कहीं कहीं जगह पे ये बाइनरी लैंग्वेज ये भी टर्म यूज होता है, सो दैट इज नॉट इनकरेक्ट। बाइनरी लैंग्वेज आया सो दैट इज नथिंग बट व्हाट योर मशीन कोड। ऑब्जेक्ट कोड नेम आया तो यू लाइक आपको सीधा माइंड में आना या ऑब्जेक्ट कोड मींस दैट 1010 फॉर्म ओनली। ऑलराइट, तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट योर कंप्यूटर्स, योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, few types of programming languages, uses of programming language, and few translators we are going to use. So ये कुछ terms आपको like पता होने चाहिए, that's why I taught it before. अभी next actually we are going to start with our C language, but we are not going to directly jump on the code. Code पे हम jump नहीं करने वाले हैं. Before writing the code, we have to know a few concepts. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखो तो डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ जंपिंग ऑन द कोड वी शुड नो टू थिंग्स. फर्स्ट वन इज अबाउट एल्गोरिथम्स, सेकंड इज अबाउट फ्लो चार्ट लिख सकते हो. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट एग्जैक्टली एल्गोरिथम इज, what is the use of algorithm, how to write algorithm, then with the help of algorithm how to write the code. So that we are going to discuss now.
Okay, so first we are going to discuss what exactly algorithm is, how to write the algorithm. See, the fundamental definition of algorithm is what? Algorithm is a step-by-step solution to solve a particular problem. Means ये algorithm is what? It's a kind of solution of some problem. क्या किसी real life का solution? No. ये problem is what? The program. अगर मैंने आपको कोई program लिखने के लिए बोला है, so for you that program is nothing but what? A kind of problem, and from where you can get solution to you, the solution of any problem, of any program we can say, but you should know how to write algorithms. See, ऐसा नहीं है algorithm पहले से सारी चीजें fixed होती है, नहीं, algorithm भी आपको लिखना है, with the basis of this algorithm आपको convert करना पड़ेगा program में भी. So सारी चीजें आप लोगों को खुद से ही करनी है, कुछ आपको प्री डिफाइंड पैसे कुछ नहीं मिलता. Step by step solution to solve a particular problem. This is the fundamental definition of algorithm. So definition is like very much easy. क्या बोला यहाँ पे, like it is a step by step solution. अगर हमें कोई problem solve करना है तो algorithm से we are going to get step by step solution in order to solve that particular problem. Now here problem is not any real life problem. Problem is what here? Program. अगर आपको कोई program करना है, कोई project है, project में basically आप क्या करते हो? ये programs लिखते हो, code ही लिखते हो. Okay, तो अगर किसी कोड में you are stuck somewhere, you are not understanding how to start with the code, what to write, what to not. So from the algorithm, you can get that solution, and you just have to follow each and every step of that algorithm in order to solve your program, in order to solve the problem. Okay, so before that, we are going to like see a real life example, and then again we'll move on to this algorithm concept, and we'll see how to write algorithm for different problems. Now see, I want to make a dish. मुझे एक डिश बनाना है, बट मैंने कभी भी कुछ नहीं किया है, एंड आई एम नॉट एट ऑल अवेयर हाउ टू मेक लाइक ये डिश, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि कैसे बनाते हैं. ओके, इंस्टेड ऑफ डिश लेट्स से एग्जांपल ऑफ टी. मुझे टी बनाना है फॉर द फर्स्ट टाइम. मेरी मम्मी ने डिमांड किया है दैट मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि इसमें एक्चुअली क्या क्या यूज होता है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एंड में क्या करना पड़ता है. आई एम नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ एनीथिंग. सो हियर दिस टी मेकिंग nothing but what? My problem. Okay. अब मुझे हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं है. ओके, मुझे ये सारी चीजें मुझे खुद से करनी है. मुझे कुछ आइडिया नहीं कि क्या हो सकता, क्या लाइक करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे. सो व्हाट आई कैन डू ओवर हियर, मैं अगर मुझे इस टी का कोई रेसिपी मिल जाए. अच्छा, रेसिपी में बेसिकली क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू? रेसिपी में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं? What are the things which you find in the recipe? It's very good. Like ingredients, steps, set of rules and steps, yes. Things to make it very good. अच्छा, अगर सिर्फ रेसिपी में मेंशन किया है मिल्क, शुगर, देन जिंजर, दिस थिंग, तो मेरा चाय बन जाएगा क्या? मुझे कुछ पता तो होना चाहिए कि करना क्या है उनका, पहले क्या डालना है, बाद में क्या डालना है, ये सब चीजें भी तो पता होनी चाहिए. तो एक्चुअली रेसिपी में क्या मेंशन होता है, ठीक है, अलोंग विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स, which ingredient I have to add, like first which ingredient at the end, all the things are mentioned in the recipe, correct? And then at the end जैसी रेसिपी वो मुझे मिलेगा, I'm going to follow each and every step one by one. एंड जैसे ही लास्ट स्टेप में जाऊंगी, मेरा जो डिश है, मेरा जो टी है, दैट विल बी रेडी इन फ्रंट ऑफ मी, एंड नाउ आई कैन सर्व इट टू एनीवन. सो अभी रेसिपी में कैसे होगा? सी, एक सीक्वेंशियल मैनर में, लाइक एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे मेंशन्ड होती है, विच इज रिक्वायर्ड इन मेकिंग ऑफ दिस टी. करेक्ट, पूरा प्रोसेस इसमें बेसिकली रहता है. ऑलराइट, नाउ इसमें कुछ ऐसा रहेगा. सबसे पहले व्हाट आई हैव टू डू, सबसे पहले तो आई हैव टू टर्न ऑन द गैस. दिस इज like this is the first step and mandatory one, correct? Turn on the gas. This is the first step. Okay, उसके बाद I'll have to put some water.
इन सम कंटेनर, एक कंटेनर में मुझे कुछ बेसिकली वाटर लेना पड़ेगा, उसे बॉईल करने के लिए रखना है। देन उसके बाद आई हैव टू एड सम शुगर एज पर द क्वांटिटी जो भी है वो, देन एड सम शुगर, उसके बाद और क्या आता है, शुगर, मिल्क, and then sugar is there, milk, okay, ginger, then टी मसाला, ओके यार, टी, ओके, चाय पत्ती, दैट इज लाइक द वेरी मच इंपॉर्टेंट ना, उसके बिना कैसे ही चाय बनेगा। ठीक है, तो शुगर के बाद मैं यहाँ पे कुछ वो जो टी पाउडर है बेसिकली वो मैं ऐड करूंगी। शुगर एंड मिल्क, मिल्क एंड जिंजर, अदरक एंड ऑल मैंने डाल दिया है। उसके बाद मुझे एक बॉईल करना पड़ेगा, सो नीड टू बॉईल इट। बॉईल करने के बाद टी इज रेडी। नाउ व्हाट इज द लास्ट स्टेप? द लास्ट स्टेप इज, फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, आई हैव टर्न ऑन द गैस। नाउ द लास्ट स्टेप विल बी आफ्टर फिनिशिंग ऑल द स्टेप आई हैव टू टर्न ऑफ द गैस, सो दैट्स इट, टर्न ऑफ द गैस। नाउ हियर इज व्हाट the solution of my problem, that was what, that tea making, वो मुझे टी बनाना था, that was what my problem, and यहाँ से मुझे क्या मिल गया, उसका solution। अब अगर मुझे बोला चाय बनाने के लिए नो वन इज हेल्पिंग मी, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर रेसिपी। अब इस रेसिपी में पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा मेथड, ऑल द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट टी, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। नाउ व्हाट आई डू, आई विल सिंपली फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप, एंड एट द एंड जो 6th वाला स्टेप है, उस स्टेप को जब मैं फॉलो करूंगी तो मेरा जो टी है दैट विल बी रेडी इन दैट पर्टिकुलर यूटेंसिल, जो भी कंटेनर है उसमें, तो बेसिकली वो रेडी हो जाएगा। करेक्ट, एंड मुझे देन क्या करना है, मुझे सिर्फ उसको सर्व करना है। बट एट द एंड मेरा जो डिश था वो तो एक्चुअली हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आई टर्न ऑन द गैस, ठीक है, देन कुछ जो भी मेरा लाइक यूटेंसिल, जो भी कंटेनर है, आई पुट सम वाटर इनटू इट, देन उसमें मैं ये शुगर, टी पाउडर एंड ऑल दैट आई एम गोइंग टू ऐड, देन आई ऐड मिल्क एंड जिंजर, मैं बॉईल लूंगी, एंड आफ्टरवर्ड आई विल टर्न ऑफ द गैस। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेरे सामने एक यहाँ पे जो भी टी है, दिस विल बी रेडी। ओके, सो यहाँ पे मेरा जो डिश था, मेरा जो प्रॉब्लम था, वो पूरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ, सोल्यूशन कहाँ से मिला, फ्रॉम द रेसिपी। रेसिपी में क्या मेंशन था, स्टेप बाय स्टेप मेथड टू लाइक मेक दिस पर्टिकुलर, मेक दिस टी। Correct. Now, similarly, algorithm is same like your recipe. You can relate algorithm with recipe. जैसे recipe से what I got solution to make a particular dish. So similarly from algorithm में भी ऐसे step by step manner में कुछ steps दिखे रहेंगे, but वो steps किसका solution है, जो हमें प्रोग्राम बोला गया लिखने के लिए, उसका solution मिलेगा मुझे इस algorithm से। So algorithm से मुझे मिल गया dish का solution. So now we are moving ahead. अब मैं एक ना सिंपल सा यहाँ पे एल्गोरिदम लिखूंगी। सी बहुत ही इजी है एल्गोरिदम लिखना, बट आपको कुछ चीजें लाइक पता होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन इजीली राइट द एल्गोरिदम। नाउ लेट्स से, अभी पहले मैं यहाँ पे प्रोग्राम तो लिख लूं कि एक्चुअली मुझे एल्गोरिदम लिखना क्या है। लेट्स से मैंने आप लोगों को बोला है यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम वेयर बेसिकली यू जस्ट हैव टू ऐड 2 नंबर्स एंड यू हैव टू शो मी द एडिशन। जैसे कैलकुलेटर में कैसे होता है, हम जो नंबर ऐड करते हैं, जैसे इज इक्वल टू बटन प्रेस करते हैं, जो भी नंबर बेसिकली हमने एंटर किया है वो हमें डिस्प्ले हो जाता है ना। सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन, दिस थिंग्स। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, मेरे पास सिर्फ लाइक एक ऐसा प्रोग्राम करना है जिसमें मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है, एंड व्हाटएवर इज द एडिशन यू हैव टू डिस्प्ले इट आउट। Okay, so here the problem is, or I can say the program is, okay, this is the program. I just have to add 2 numbers.
अब मुझे ये नहीं पता, समझो आप बिगिनर लेवल पे हो, आपको कुछ नहीं पता है कि अब कोड हम स्टार्ट एक्चुअली कहाँ से करें, इसमें क्या लॉजिक यूज होगा, कैसे हम ऐसा प्रोग्राम फ्रेम कर सकते हैं जिसके थ्रू लाइक जो भी नंबर हम एंटर करें उसका एडिशन हो जाए, जैसे कैलकुलेटर में होता है हम जो नंबर एंटर करते हैं उसका एडिशन आता है। अब हमें वही सेम चीज खुद से हमें बनानी है, एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है वेयर वी विल एंटर द इनपुट, वी विल एंटर द सम नंबर, and in return our computer will give us the output. So for that we'll have to write correct code, then only we will be getting the correct output. So what are the steps required for it? So first we are going to write the algorithm for this. So here algorithm, here we have to write the solution in step by step manner, basically correct. In step by step manner we have to write the algorithm, and at the end you are going to get the solution of that particular program which I have mentioned about that add two numbers. Okay, so here okay, now how to write, जैसे रेसिपी में था 1 2 3 4 5 6 सारे स्टेप बाय स्टेप मैनर में लिखे हैं, एल्गोरिथम में भी वी हैव टू फॉलो द सेम रूल सेम सिंटैक्स। नाउ एल्गोरिथम के ना, एल्गोरिथम इज not a kind of language where you have to follow a particular syntax, where you have to follow a set of rules or something. No, algorithm is for our understanding, ये हम खुद अपने मन से बना रहे हैं so that at the end we can get the solution of that particular problem. So algorithm is not going to follow some set of rules, some set of rules and regulations, nothing. We can write it on our own way. अब अपने तरीके से अपने लैंग्वेज में वी कैन यूज आवर ओन लैंग्वेज इवन व्हाइल राइटिंग एल्गोरिथम। ऑलराइट, सो नाउ what is the first step over here? You just write down step 1. So in algorithm two steps are fixed. First one is the step 1 and second is last step. First and last step of any algorithm is just fixed. So what is that thing? In step 1 always you have to write start. In step 1 you always have to write start. Start means from here जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो step 1 में लिखा start means यहां से अब हमें एक्चुअली क्या करना है, प्रोग्राम स्टार्ट करना है, लिखने के लिए स्टार्ट करना है। सो स्टेप 1 इज स्टार्ट। जो भी आपका लास्ट स्टेप होगा, सो मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर नहीं मेंशन करती हूँ, आई डोंट नो कितने स्टेप्स जाएंगे, समझो ये जो मैंने अभी लास्ट में लिखा स्टेप दैट इज द लास्ट स्टेप, सो दिस इज व्हाट स्टॉप। Now the main solution will be getting between start and stop. जो main solution है वो start and stop के बीच में आपको मिलेगा। जैसे रेसिपी में पहला था turn on the gas, last था turn off the gas, but the main solution was in between turn on and turn off. So similarly here you'll get the main solution in between start and stop. Okay, so now step 2. What will be the step 2? You just tell me now. For example, अगर आप let's just consider if you are in 4th and 5th standard, ठीक है, बट वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बहुत सारी चीजें हो जाती है, वहां पे आप लोगों ने ऐसा तो देखा ही होगा x is equal to 10, y is equal to 20 and then z is equal to कुछ z is equal to question mark। क्या करना है यहाँ पे, सी अब तुम लोग मुझे बताओगे मुझे लिखना क्या चाहिए। x is 10, y is 20 and z के आगे लिखा क्वेश्चन मार्क मींस z में क्या आएगा, we are not knowing, we have to calculate and then we have to store the result into the z variable। बट करना क्या है x and y के साथ में, z में क्या स्टोर होगा, सिर्फ x और y को ऐड करना है and you have to store the result into z। मतलब x और y को ऐड करो और स्टोर करो रिजल्ट z में। क्या लिखूं मैं स्टेटमेंट फॉर दिस, एंड नाउ आई वांट करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज ये बहुत टाइम से ये एडिशन हो रहा है। ओके वेरी गुड, यस। अच्छा देखो मुझे ना दो आंसर्स मिले, लाइक आंसर्स आर करेक्ट बट थोड़ा सा आई गेस फिर अभी आपको वहां पे कंफ्यूजन है। सी व्हाट आई एम गेटिंग, मुझे दो आंसर्स कौन से मिल रहे हैं, द फर्स्ट वन इज z is equal to x plus y, this I'm getting, and the second one is I'm getting this x plus y is equal to z। So here your first one is the correct statement, not the second one।
Okay, I'm getting this two statement. Z is equal to x plus y and x plus y is equal to z. Now here, first statement is correct, not the second one. Why? What is the difference between both the statements? See, what happens here in programming term basically, जब आप data assign करते हो किसी particular variable में, okay? So जो assignment का direction है, that is right hand side to left hand side. Always we assign value from right hand side to left hand side. Okay. यहाँ पे मैंने लिखा है x is equal to 10. Can we write like this? 10 is equal to x. Does it make any sense? 10 is equal to x. Then 20 is equal to y. Z is equal to x. 20 is equal to y. इसका मतलब है x जो है it's a value and 10 is a container जिसमें मैं x store कर रही हूँ. But ये ऐसा नहीं है. Actually 10 is the value and x is the variable where actually we are storing the data. Correct? अगर मैंने बोला कि एक स्टेटमेंट लिखो जिसमें like value 10 is the value of x. 10 is the value of x. So we are not going to write 10 is equal to x. We always write x is equal to 10. ये हमेशा ये अभी शायद याद आ रहा होगा हमेशा जो डेटा है ना that value 10, 20, 30,000 or whatever वो हमेशा right hand side में होता है. And the variable where you are storing your data that is always placed at left hand side. Correct? So here we cannot write z is equal to x, 20 is equal to y. क्यों नहीं लिख सकते? क्या होगा देखो यहाँ पे. It means इसका मतलब क्या है? We are storing x into 10. इसका मीनिंग ये है क्योंकि यहाँ पे right hand side to left हम value assign करते हैं. So 10 is equal to x. This doesn't make any sense. How can you store something in 10? How can you store something in 20? You can store something in x and y, but how can you store in 10 and 10 and 20? This is not possible, and this statement doesn't make any sense. Whereas your x is equal to 10 लिखा है, यहाँ पे you are storing 10 into x. Yes, this is correct. You are storing 10 into x. You are storing 20 into y. Yes, this is also correct. Yes, you can store 20 into y, but how can you store y into 20? Okay, so हमेशा याद को जो भी आपका डेटा का असाइनमेंट है, डेटा का स्टोरेज है, वो राइट हैंड साइड टू लेफ्ट होता है, नॉट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो यहाँ पे z इक्वल टू x प्लस y है ना. सी वैल्यू ऑफ x इज 10, वैल्यू ऑफ y इज 20. 10 प्लस 20 इज व्हाट? 10 प्लस 20 इज 30. सो x और y, x प्लस y से व्हाट you will get a data. x plus y से आपको क्या मिलेगा? 10 plus 20, 30. 30 you can store easily and that 30 will be stored inside. But अगर आप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, x plus y is equal to z. z में कुछ वैल्यू हमने स्टोर किया है नहीं. ओके, लेट्स से z की वैल्यू लेट कंसीडर कि 5 है. स्टोर 5 into x plus y. आप 5 को x plus y में कैसे स्टोर कर सकते हो? लाइक क्या होता है x plus y? x plus y तो एक एक्सप्रेशन है ना, वो तो सॉल्व होके खुद एक डेटा देगा. हाउ कैन यू स्टोर दिस? मींस ये जो स्टेटमेंट है दिस इज अगेन रॉन्ग. सो हमेशा याद रखो जहां से आपको डेटा मिल रहा है या फिर जो डेटा आपको स्टोर करना है, यू हैव टू राइट दैट पर्टिकुलर थिंग एट राइट साइड. एंड वो डेटा आप जिसमें स्टोर कर रहे हो, you always have to write that particular thing at left hand side. So that is the correct expression. So in this case, as I said, you have to add x plus y, and whatever you will get addition, you have to store it into z. किसमें store करना है? z में. So that will be placed at left side. Plus y will be placed at right hand side. Okay, तो अब step 2 में basically क्या use होगा? Step 1 start है, last step is stop. अब step 2 में क्या use होगा? ये जो program है that we have to add to numbers. इस number को ये basically program करने के लिए total how many data will get at the end? कितने data मुझे यहां से मिलेंगे? अगर आप ये example देखो यहाँ पे, क्या करना है? सिंपल, हमें दो नंबर्स का एडिशन चाहिए. लेट्स से दैट नंबर इज x जिसमें हमने 10 स्टोर किया था, y में 20. यही दोनों वैल्यू कंसीडर करो, इनका ही एडिशन चाहिए. और z इज एम्प्टी बिकॉज हमें उसमें एडिशन स्टोर करना है. तो यही सेम हमें कुछ ऐसा
तरह ये प्रोग्राम में भी करना है, प्रोग्राम में भी हमें दो नंबर्स को ही ऐड करना है। सो इफ विल सी, ये प्रोग्राम जब आप लिखोगे, ये जो x इज इक्वल टू 10, y 20 एंड z जो है, तो अभी करंट एट प्रेजेंट हाउ मेनी डेटा यू हैव, ये x y और z में हाउ मेनी डेटा यू हैव? In x variable, one data is there, that is 10, correct? In y variable, 20 is there, z is empty. So as of now, you have two data, that is 10 and 20. So you can store one data in a single variable only. Means अभी x में क्या 10 है, correct? So in x variable, you cannot store 10 and 20 at combine. आप combine के x में 10 and 20 नहीं स्टोर कर सकते. Similarly, in y variable, you cannot store 20 and 10 at combine. आप combine दोनों भी वैल्यू को एक सेम वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते. तो in x variable, either 10 can be stored or in n. That is valid, but we can't store more than one value into a single variable. So जितने आपके पास डेटा रहेंगे, you have to take that much variable. तो when you will perform this addition, दो नंबर्स का एडिशन चाहिए था, so means total हमारे पास at present two datas are there, that is 10 and 20. So we have taken two variable to store 10 and 20. 10 के लिए we have taken x and for 20 we have taken y. But when you will add this x plus y, तो आपको क्या मिलेगा? एट द एंड आपको एडिशन ही करना है. जब आप इस x plus y को ऐड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? फ्रॉम x plus y you are going to get 30. Now 30 is again a data. So as I said, for every data we required a variable. So as 30 is data, just like 10 and 20. So in order to store 30, we required one more variable. Yes, we required. So to store this 30 only, we have taken this z. तो वो जो x plus y का जो भी addition है, that addition we are going to store into this z variable. करेक्ट? तो अब मुझे बताओ x, y और z में मैंने एडिशन परफॉर्म किया, तो मेरे पास टोटल कितने डेटा आ रहे हैं? हाउ मेनी डेटास आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एडिशन? कितने डेटा है मेरे पास? यस, वेरी गुड. आई एम हैविंग इन टोटल 3 डेटा, which are those 10, 20 and 30. 10, 20, 30. If I'm having 3 data, then how many variables will be required to me? Exactly 3 data, because एक डेटा में एक वेरिएबल में I can store exactly 1 data. So if I'm having 3 data, so I required 3 variables. So that is why I have taken x, y and z. Correct? So similarly, अब आते हैं स्टेप नंबर 2 में. स्टेप नंबर 2 में पूरे प्रोग्राम में आपको कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे? यू हैव टू मेंशन दैट इन स्टेप नंबर 2. तो नाउ टेल मी, जब हम एडिशन का प्रोग्राम करेंगे तो हमारे पास एट द एंड कितने डेटा आएंगे? हाउ मेनी डेटा आई विल गेट एट द एंड? फटाफट, हाउ मेनी डेटा आई विल गेट एट द एंड? वेरी गुड, एग्जैक्टली 3 डेटा, क्योंकि हमें 2 नंबर्स को तो ऐड करना है, वो तो साइड में रखो. जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट थर्ड वन एज वेल, नो? सो हियर आई रिक्वायर्ड, मुझे यहाँ पे 3 डेटा मिलेगा एट द एंड. सो तीनों डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे कितने वेरिएबल चाहिए? एग्जैक्टली 3 वेरिएबल. सो अब स्टेप नंबर 2 में आई हैव टू राइट डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स. डिक्लेयर इन द सेंस मुझे 3 वेरिएबल्स फ्रेम करने पड़ेंगे, और फिर आप उनका यहाँ पे नाम लिख दो. लेट्स से दोस वेरिएबल्स आर f, s एंड एक और वेरिएबल ले लेती हूँ add. f, s and add 3 variables. अब इस f variable में I will store my first data. In s variable I'll store my second data which I want to add. और उस add variable में I'll store the addition of f and s. Instead of f and s आप x, y, z भी ले सकते हो. Instead of this you can take m and o. You can take any variable. आप कोई भी नाम वहां पे लिख सकते हो. First, second, third आप ऐसे लो. First, second result लो. First, second addition. You can take any variable, but 3 ही वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी. लाइक ज्यादा वेरिएबल्स का यूज नहीं है, बिकॉज इन एडिशन हमें सिर्फ 3 ही डेटास मिलेंगे. फॉर दैट रीजन अभी फटाफट यहाँ पे करते हैं. नाउ स्टेप नंबर 3. देखो वेरिएबल्स तो आ गए हमारे पास, बट इन दोस वेरिएबल्स आई हैवंट स्टोर्ड एनी काइंड ऑफ डेटा. तो अब स्टेप नंबर 3 में जिस नंबर का आपको एडिशन करना है उसमें आपको कुछ इनपुट देना पड़ेगा, कुछ वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? टेक इनपुट. इनपुट लेना पड़ेगा. इनपुट मतलब हमें वैल्यूज देना पड़ेगा. जैसे जब हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, हमें कुछ वैल्यू प्रेस करना पड़ता है ना, तो वो होता है इनपुट देना.
सो सेम यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स में इनपुट देना पड़ेगा जिसका हमें एडिशन करना है। जैसे x में हमने 10 स्टोर किया था, y में 20, देन ओनली हमने x और y को ऐड किया। सो वैसे ही x y z हमने लिया है, तो स्टेप नंबर 3 में x और y में हमें वैल्यू सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेट वैल्यू, और वी कैन राइट टेक इनपुट। कौन से दो वेरिएबल में इनपुट लेना है? x एंड y में। सो जस्ट राइट डाउन x एंड y। तो स्टेप नंबर 3 से क्या होगा पता है? x और y में हम वैल्यूज एंटर करेंगे। तो जस्ट कंसीडर आपने स्टेप नंबर 3 फॉलो किया, आपने x और y में वैल्यू सेट कर दिया है, तो जिस भी नंबर का एडिशन चाहिए यू हैव दैट नंबर फ्रॉम स्टेप नंबर 3। नाउ द स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है? आपके पास x और y में वैल्यू है, यस, सो जस्ट ऐड देम। ओके, हाउ टू ऐड? लाइक दिस, x प्लस y। बट जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको एक डेटा मिलेगा, वो डेटा कहीं पे स्टोर करो, मींस एडिशन। सो जस्ट राइट डाउन z इज इक्वल टू x प्लस y। मैंने z लिया है। अब आता है स्टेप नंबर 5। फ्रॉम स्टेप नंबर 4 इंटरनली x और y ऐड हो चुका है एंड z में वो एडिशन स्टोर हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम जब कैलकुलेटर ओपन करते हैं, नंबर एंटर करते हैं, प्लस एंड ऑल, इंटरनली डेटा कैलकुलेट हो जाता है। बट जब हम इज इक्वल टू बटन प्रेस करते हैं तो डिस्प्ले होता है। अगर हमें हमारा एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिस्प्ले ही नहीं होगा तो कुछ यूज है क्या एडिशन करके? नहीं। तो सेम यहाँ पे स्टेप नंबर 4 से इंटरनली कैलकुलेशन इज डन, बट वो हमें दिखेगा नहीं कि एग्जैक्टली क्या रिजल्ट है। उसके लिए स्टेप नंबर 5 में आपको उस एडिशन को डिस्प्ले भी करना पड़ेगा। सो जस्ट राइट डाउन स्टेप 5। क्या z में एडिशन आया है? यस, सो जस्ट डिस्प्ले इट। सो जस्ट राइट डाउन डिस्प्ले। किसको करना है? x को नहीं, x में तो फर्स्ट डेटा है, वी डिड नॉट टू डिस्प्ले दैट। y में सेकंड डेटा है, आई वांट एडिशन ऑफ x एंड y, तो वो किसमें स्टोर्ड है? इनटू z। सो व्हाट यू हैव टू डिस्प्ले? यू हैव टू डिस्प्ले z। That's it. अब आपके सामने एडिशन आ गया, that's it. अब आगे और कुछ करने की रिक्वायरमेंट है? नो। सो नाउ द स्टेप नंबर 6 विल बी यू हैव टू स्टॉप द एल्गोरिदम। तो ये हुआ योर एल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स। अब इसी स्टेप को फॉलो करके यू कैन राइट डाउन द कोड। तो स्टेप नंबर 1 से यू हैव टू स्टार्ट, स्टेप नंबर 2 से यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल, जितने डेटा रिक्वायर्ड होंगे उतने। फ्रॉम स्टेप नंबर 3 यू हैव टू टेक इनपुट, आपको वैल्यूज देनी पड़ेंगी। Then step number 4, values आपने दे दिया, now add them and store the result into Z. Then step number 5, display the data, display the addition. Then step number 6, stop over there. क्योंकि display कर लिया data, उसके बाद हमें कुछ और नहीं करना था, that is why. तो ये था algorithm to add two numbers. Now in next session और भी हम ये फिर से रिवाइज करेंगे एंड और भी दूसरे प्रोग्राम्स में और भी लेकर आऊंगे एंड उसका algorithms हम लिखेंगे, तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो हमने ये जो भी अभी algorithm एंड ऑल लिखा है, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि एक्चुअली यहाँ पे क्या है? क्योंकि ना अभी हम और भी डिस्कस करेंगे मोर अबाउट दिस algorithm एंड ऑल। ओके, चलो नाउ मेरा भी नेक्स्ट लेक्चर है, आपका भी है 11:46, सो अटेंड दैट लेक्चर नाउ। ओके, एंडिंग द सेशन। चलो, टेक केयर, बाय बाय। हाई लेवल इंस्ट्रक्शन पाई आर स्क्वायर, अगर आपको कुछ एक फॉर्मूला यूज करना है जहाँ पे पाई आर स्क्वायर इज द करेक्ट फॉर्मूला, तो आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन पाई आर स्क्वायर। if you want to do any arithmetic calculation, for example addition, subtraction, multiplication, so हम जो normal term में लिखते थे, we are going to use the same syntax in our high level language only. Okay, so for example here, as you can see, we have written 2 plus 6 and 10 divided by 2, etc. So these are nothing but what? High level instruction. So जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे, whether it is in C language or C++ or Java or C#, .NET, whatever it is, we are like going to use our own, we are going to write the thing in our own language, we can say. But we have to follow few syntaxes while writing the code. So, but now here again the thing is, as in assembly I told, whatever instruction you will write in assembly language, whatever code you will write in assembly, that code is not understandable to computer. Now, in order to make our computer understand that assembly language, there was a like converter. What was that converter? Which is helping in converting that assembly language into machine. What was that?
Yes, exactly. We are going to use assembler because assembler is responsible in converting what assembly language code into machine code. And yeah, there is a necessity to convert assembly code into machine. Why? Because at the end we are going to get the output from computer. So if our computer is not understanding anything, then there is no use of writing the code into assembly. Okay, because you are writing the code into assembly, that is fine. So similarly, if I write some instruction into high level, for example, I have written I is equal to P into R, N into R divided by 100. So हमें यहाँ पे पता है that P and R की कुछ एक value होगी, we are going to put that particular value and at the end in I variable something will be stored. Mean जो भी proper calculation होगा, but this thing our computer won't get. Now, in order to make our computer understand this particular instruction, which we have written into high level language, again, we need a translator who will convert this high level instruction into machine code. What is the requirement to convert into machine? Because at the end, computer ko samajhna is very much important. So in order to make our computer understand, like anyhow, we have to convert this particular instruction into machine code. Now, who is responsible for that? Just like in assembly, assembler was like responsible for converting assembly code into machine. So similarly, in high level language, two translators are there. First one is compiler and second is interpreter. As you can see in the last line, compiler and interpreter, basically they are responsible in converting the code in high level language to machine language. Now, सिर्फ यहाँ पे ना, अब C language is not the only language which is a high level language. There are multiple languages like which come under the category of high level. So few programming languages uses compiler for translating purpose, whereas few programming languages uses interpreter for the translation purpose. But at the end, you are going to get the code into machine. Like after conversion, computer को क्या मिलने वाला है? That machine code. Okay, so in high level language, the translators are compiler and interpreter who basically converts our code into machine code. Ab sare languages like don't use compiler and all the languages don't use interpreter. Some languages use compiler for translating purpose and few of them uses interpreter. So in next slide, we'll see which languages how many languages are there. Okay. So here, as you can see the list: C, C++, Java, C#, Python, JavaScript, PHP, Ruby, etc. Ruby is again more a programming language. These are what the example of high level language. All right. अब यहाँ पे जितने भी languages है, ये सारे language high level language है. Means अगर मैं इसमें से कोई भी language pick करूँगी, तो but obviously I'm going to write the code in high level language only. Correct. But our computer won't get that. So in order to make our computer understand, what we have to do, we have to convert our high level language code into machine code. So now again it depends आप कौन सा language use कर रहे हो and उसके accordingly compiler या interpreter basically convert करेंगे. तो आपको इसके लिए worry करने की requirement नहीं है. आप जो language use करोगे उसके accordingly आपका machine code में वो convert हो जाता है. So in second slide, in second point, C and C++, they both are what programming languages. Now, आप जो भी C and C++ में कोड लिखोगे, वो कोड हमें at the end convert करना पड़ेगा into which language? Into machine code basically, to machine language. So here in C, C++, with the help of compiler, our code get translated into machine code. So C and C++, this programming languages uses compiler for translation purpose. जब इसका प्रोग्राम करेंगे तो वहां पे आपको कंपाइल ऑप्शन दिखेगा. मींस वहां पे क्या यूज हो रहा है? कंपाइलर यूज हो रहा है ट्रांसलेशन के लिए. सेकंड इज नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल ये पाइथन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, दे आर अगेन व्हाट the programming languages only, and they use what? Interpreter for the translation purpose. Okay, just a second.
Yes, you can. Okay, so can we use Turbo C++? Yes, you can use. यहाँ पे like जब हम code लिखेंगे, so n number of IDs are available where exactly you can write the code, and all the IDs are available free of cost. Internet पे सारे IDs free of cost available हैं. आप जिस भी ID को लेके comfortable हो, आप वो ID install करो and you can start writing the code. ठीक है, Turbo C is there, you can use that. Dev C++ is there, you can use that. You can use that. VS Code editor is there, you can use that also. Code blocks is there. बहुत सारे आईडीज हैं, आप वो यूज कर सकते हो जो आपको इजी लगे, लाइक जो यूजर फ्रेंडली हो जो सॉफ्टवेयर, यू शुड ऑलवेज गो विद दैट. ठीक है, तो बहुत सारे आईडीज अवेलेबल है, आप उसमें से कोई भी आईडी यूज कर सकते हो. इवन अगर आपके पास सिस्टम नहीं है एज ऑफ नाउ, आप ऑनलाइन भी कोड लिख के रन कर सकते हो. ऑनलाइन कंपाइलर्स भी अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे इवन एप्स भी होते हैं, लाइक आप वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके वहां पे आप कोड, आपसे सर्च करो सी कंपाइलर, C++ कंपाइलर, इंस्टॉल करो, प्रोग्राम लिखो, वहां पे भी कंपाइल रन का ऑप्शन होगा, कंपाइल रन करो आपको. ओके, सो सिस्टम अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी चीजें रन कर सकते हो, बट या फिर मैं तो बोलूंगी कि आप वो प्ले, अगर नहीं है सिस्टम, प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करो, यू कैन राइट योर कोड ओवर देयर एंड आप सीधा कंपाइल रन करके आप आउटपुट आपके सामने दिख सकता है. मींस प्रैक्टिस के लिए ठीक रहेगा अभी के लिए. ठीक है, ओके. तो या ये कुछ है यहाँ पे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच बेसिकली यूजेस कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. सिमिलैरिटी क्या है, बोथ यूजेस, उन दोनों का भी यूज क्या है, ये दो यूज होते हैं किसके लिए, मशीन कोड में बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए. हम क्या यूज करते हैं, okay, let's take example. For example, let's suppose जैसे रेसिपी का we have taken example that we have to prepare a particular tea. एक कोई टी बनाना है, then उसका हमने स्टेप लिखा था, so that was nothing but what, the algorithm, correct. So वैसी example है conditional का, let's say okay, let's consider your mom has asked again to get some apple from the market. ओके, आपकी मम्मी ने एक डिमांड किया है दैट आपको क्या करना है, मार्केट में जाना है, वहां से यू हैव टू लाइक बाय सम एप्पल एंड वो आपको लेके आना है. सो हियर यू कैन कंसीडर द प्रॉब्लम इज नथिंग बट व्हाट, हियर इज गेटिंग द एप्पल. Okay, this is the problem, you have to get the apple from the market. बट नाउ हियर अभी यहाँ पे एक उनका लाइक कंडीशन भी है. अगर आप मार्केट में जाते हो, अगर फ्रूट सेक्शन में इफ यू फाइंड एप्पल देन ओनली परचेस इट, अदरवाइज डोंट टेक एनीथिंग. दिस इज द कंडीशन हियर. मींस अगर तो उसे हम बोल सकते हैं कंडीशनल एल्गोरिथम, लाइक उसका जो सोल्यूशन है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन से हमें मिलेगा. सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, कंडीशनल एल्गोरिथम. फॉर एग्जांपल विल टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल एंड आफ्टरवर्ड विल सॉल्व फ्यू प्रोग्राम. जैसे ये किए थे वैसे विल आल्सो राइट कंडीशनल एल्गोरिथम एंड दैट इज जस्ट वेरी मच इजी. If it is apple, then what you have to do at that time, you have to buy it, or you can say take the apple. Else what you have to do, else don't take anything. So in order to get the apple, I have to follow certain condition. First I'll go in the market and afterward I'll check whether the fruit is equal to apple or not. If apple is available in the market, I'll simply take it, otherwise I will leave. मैं कुछ और भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेने वाली हूँ. So
such things are known as what? Conditional algorithm. Like in order to solve a particular problem, if you have to go through with certain condition, then that is nothing but what? Your conditional algorithm. Now we are going to make certain changes in this. Let's say now आप मार्केट में गए, you didn't get the apple, you call your mom. Now अब आपकी मम्मी ने कुछ कंडीशन को चेंज कर दिया है. Now what you saying? You have to get the apple, yes. But if in case apple is not available, then you can take oranges. If it is not available, what? Apple is not available, then you can search for oranges and you can take it. और अगर एप्पल भी नहीं अवेलेबल है, ऑरेंज भी नहीं अवेलेबल है, एट दैट टाइम यू नीड नॉट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट. यू हैव टू कम होम एम्प्टी हैंडेड. आपको वैसे ही आ जाना है, आपको कुछ भी खरीदना नहीं है. नाउ हियर यू हैव टू सिचुएशंस. अब अगर एप्पल एंड ऑरेंज बोथ द थिंग्स आर अवेलेबल, देन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है यहाँ पे? एप्पल का. इफ एप्पल इज अवेलेबल, ऑरेंज इज आल्सो अवेलेबल, देन टू यू हैव टू परचेस एप्पल ओनली. If apple is not available, then check for oranges, whether orange is available or not. If orange is available, take it and finish over here. वही पे खत्म करो and take the orange. तो यहाँ पे वो कैसे लिखेंगे? सी सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है? We will search for the apples. If it is available, we'll simply purchase it. So if fruit is apple, like जो fruit है, अगर वो apple है, तो हम क्या करेंगे? Then we'll take the apple at home. Okay. Else, if fruit is like orange, else अगर समझो एप्पल नहीं है, then again next step में हमें ऑरेंज के लिए भी चेक करना है, like whether orange is available or not. So else, if fruit is orange, then what we have to do? Then we'll take the oranges. और अगर यहाँ पे fruit भी नहीं available, sorry, apple is also not available and the oranges are also not available, then what we'll do? Then we won't take anything. तो यहाँ पे last में we'll simply write else. Don't take anything. Done. So ये यहाँ पे we have followed total 2 conditions. यहाँ पे हमने 2 conditions check. One for apple and the second one is for oranges. If apple is available, then we'll simply take the apple, but orange हम नहीं लेंगे. If apple is not available, then we will search for oranges as well. Orange available है, हम ले लेंगे, but अगर orange भी नहीं available है, then we won't take anything. So इस वे से हमारा जो fruit लाने का problem है, basically वो क्या होगा? Solve होगा. So in order to take the home some fruits, we have to go through with certain condition. जो हमें लाइक दी गई है पहले से, जो आपके मॉम के थ्रू आपको वो कंडीशंस मिला है. इफ आइदर यू हैव टू टेक एप्पल और यू हैव टू टेक ऑरेंजेस. ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट योर कंडीशनल एल्गोरिथम. सो लेट्स से अगर आप पहले आप मार्केट में गए, फ्रूट सेक्शन आपको मिल गया. अब समझो यहाँ पे चेक होगा पहले, लाइक आप सर्च करोगे. आप फिर एप्पल ले सकते हो? नहीं. अब आप मूव ऑन करोगे. नाउ यू विल चेक फॉर व्हाट? फॉर द ऑरेंजेस. एल्स इफ फ्रूट इज ऑरेंज, यस लेट्स से कुछ ऑरेंजेस अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे? यू विल सिंपली टेक द ऑरेंजेस एट होम. अब आपके मम्मी को क्या मिलेगा? ऑरेंजेस. नेक्स्ट टाइम आप वापस मार्केट में आए, यू हैव टू फॉलो द सेम थिंग. यू गॉट इनटू द फ्रूट सेक्शन. नाउ सम एप्पल्स आर अवेलेबल. So if fruit is apple, yes, apples are available. What you'll do? You will simply take the apple, but in that case, आप ये oranges नहीं लोगे. Either you have to buy apple or you have to buy oranges. अब दोनों भी कब purchase होंगे? ये कुछ एक certain criteria पे depend करता है. Correct? तो ये हो गया your this, इसको आप relate कर सकते हो with your conditional algorithm. अब एक प्रोग्राम करते हैं, then आपका जो भी डाउट होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा. What exactly this is. Algorithm. Algorithm to check eligibility for voting. ये बहुत इजी ना. आपके सामने ना जब क्वेश्चन आता है,
तो क्वेश्चन में ये नहीं होगा दैट राइट डाउन नॉर्मल एल्गोरिदम और राइट डाउन सीक्वेंशियल एल्गोरिदम. You have to find out, like with the question, like whether the question is solved with the help of conditional algorithm or we can easily solve it by writing the normal algorithm. आपको वो like सोचना पड़ेगा. हमने जब एडिशन का एल्गोरिदम लिखा था तो इन दैट ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं था, कुछ हमारे पास क्राइटेरिया नहीं था कि आपको एडिशन कब करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था. जो भी वैल्यूज है यू डायरेक्टली हैव टू ऐड देम एंड यू सिंपली हैव टू डिस्प्ले देम. स्क्वायर एंड क्यूब कैलकुलेट किया था तो वहां पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था लाइक अगर किसी ने 2 एंटर किया देन सिर्फ 2 का ही स्क्वायर क्यूब आना चाहिए. इफ समवन एंटर्स अदर देन 2 तो उसका स्क्वायर क्यूब कैलकुलेट नहीं होना चाहिए. ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं था. यूजर कैन एंटर एनी वैल्यू एंड उसके अकॉर्डिंगली स्क्वायर एंड क्यूब विल बी कैलकुलेटेड एंड इट विल बी डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ अस. अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गोरिदम टू चेक एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग, मतलब एक हमें एल्गोरिदम लिखना है जिसमें जो भी कैंडिडेट है whether that candidate is eligible for voting or not, ये मैसेज आना चाहिए. और देखो यहाँ पे क्वेश्चन से यहाँ पे ना हमारे पास 2 सिचुएशंस आ गई है ना. सिर्फ फर्स्ट सिचुएशन इज दैट either that particular candidate will be eligible, वो जो कैंडिडेट है या तो वो एलिजिबल होगा. सेकेंड सिचुएशन इज दैट या फिर वो जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल नहीं होगा. आइदर द कैंडिडेट विल बी एलिजिबल या फिर वो एलिजिबल नहीं होगा. यही 2 सिचुएशंस है. आइदर आई विल बी एलिजिबल फॉर वोटिंग और आई वोंट बी एलिजिबल. अब मैं एलिजिबल कब रहूंगी ये एक कंडीशन पे डिपेंड करता है, मेरे एज के क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि मैं एलिजिबल हूं या फिर नहीं. अब ये दोनों भी जो चीजें हैं, मैं एलिजिबल हूं तो ये भी एक क्राइटेरिया पे डिपेंड करेगा, मैं एलिजिबल नहीं हूं ये भी एक क्राइटेरिया पे डिसाइड होगा. एंड व्हाट इज दैट क्राइटेरिया? यस, कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट क्राइटेरिया? लाइक व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल फॉर द वोटिंग? जो आपके उस क्वेश्चंस आएंगे ना, दिस कंडीशंस एंड ऑल, ये दिए नहीं रहेंगे. अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम, ऑटोमेटिकली यू कैन फ्रेम द कंडीशन. वो अभी हम यहाँ पे फ्रेम करेंगे दैट कंडीशंस. एलिजिबल मीन्स, एलिजिबल मतलब आप एलिजिबल हो कि नहीं, किसी कोई काम करने के लिए आप करेक्ट पर्सन हो कि नहीं, ऐसा होता है. एलिजिबल का मीनिंग यही है, मीन्स यू कैन डू अ सर्टेन थिंग, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू डू कोई एक पर्टिकुलर थिंग. जैसे वोट करने के लिए, ये सबका आंसर यहाँ पे एक्चुअली प्रॉपर ही करेक्ट ही है. एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग मतलब कोई भी कैंडिडेट वोट कर सकता है या नहीं, वो एलिजिबल है कि नहीं उस चीज के लिए, वही होता है एलिजिबिलिटी. सो कैंडिडेट की एलिजिबल वोटिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी है दैट इज व्हाट 18+, 18 और 18+. इफ कैंडिडेट का एज is 18 then to that particular candidate will be eligible, और अगर 18 से greater होता है, more than 18, then to that candidate will be eligible. But less than 18, 17, 16, 15 ये एज वाले जो कैंडिडेट है they are not eligible for voting. करेक्ट. तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग के लिए देखो बहुत ही सिंपल सा कंडीशन क्या होगा. अगर एज जो है कैंडिडेट का, इफ एज इज more than 18 or age is equal to 18, then candidate is eligible, else candidate is not available. either वो eligible होगा या फिर eligible नहीं होगा, दोनों को एक साथ में नहीं हो सकता ना. अभी मैं either मैं eligible रहूंगी या फिर मैं नहीं रहूंगी, दोनों तो नहीं हो सकता ना कि मैं eligible हूं भी और मैं eligible नहीं भी हूं. This is not at all possible. करेक्ट. अच्छा,
तो यहाँ पे इसका जो प्रोग्राम है वो हम फिट करते हैं। सो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसका सोल्यूशन भी सबके माइंड में चल रहा होगा। एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग मतलब 18 या फिर 18 से ज्यादा है देन यू कैन वोट, अदरवाइज यू कैन नॉट। इट इज एज सिंपल एज दैट। करेक्ट? या तो ये हो सकता है, नहीं तो वो होगा, दोनों भी एक साथ में नहीं चल सकते। तो अभी जो इसका एल्गोरिथम है वो हम देखते हैं। सो द स्टेप नंबर 1 इज वी हैव टू स्टार्ट। इन स्टेप नंबर 2 we have to declare variable ना। सही, एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। सपोज आप जहां पे वोटिंग चल रहा है, वोटिंग बूथ पे आप गए, वहां पे एक ऐसा सिस्टम है, कोई एक बैठा हुआ है एंड यू हैव टू चेक वेदर यू कैन गिव द वोट और नॉट। एक सिनेरियो कंसीडर करो, सिस्टम है, आपको चेक करना है वेदर यू कैन गिव द वोट और नॉट। और ये बेसिकली ना एज के बेसिस पे होगा जो हमारा प्रोग्राम है। समझो कैंडिडेट आया, व्हाट दैट कैंडिडेट इज गोइंग टू डू, दैट कैंडिडेट विल टेल हिज और हर एज। ठीक है, जो सिस्टम के सामने है, दैट कैंडिडेट इज गोइंग टू टेल हिज और हर एज। उसके बाद क्या होगा, जो भी सिस्टम पे बैठा हुआ है दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू एंटर द एज ऑफ द कैंडिडेट इनटू द सिस्टम। सिस्टम में वो एज एंटर करेगा, करेक्ट? एंड जैसे एज एंटर करेगा और उसके बाद मैसेज आना चाहिए, या तो कैंडिडेट इज एलिजिबल ये मैसेज आना चाहिए, या फिर कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल ये मैसेज आना चाहिए। सपोज वो जो पर्सन आया है उसने बोला दैट एज इज 12, एज 12 है, तो सिस्टम में जैसे ही पर्सन ने 12 एंटर किया मैसेज आना चाहिए यू आर नॉट एलिजिबल। नेक्स्ट पर्सन आता है, नाउ ही एंटर्स 21, उस टाइम पे मैसेज आना चाहिए दैट यू आर एलिजिबल। तो ऐसे। सो टेल मी हाउ मेनी वेरिएबल्स विल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम। कितने इनपुट्स देने पड़ेंगे या कितना डेटा जनरेट होगा, क्या होगा? Yes, very good. We require, अच्छा और भी आंसर्स आ रहे हैं। See, when we calculated addition, at that time input, minimum input 2 हमें required था, so 2 inputs we taken for 2 variables we taken for that, for the input, and third variable when you will calculate both the numbers you will get a third data. So to store that we took third variable. तो वहां पे 3 variable required थे, but eligibility for voting यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ रिजल्ट इन रिटर्न ना। हमें सिर्फ डिस्प्ले करना है, दैट्स इट। एक इनपुट देना है, दैट इज व्हाट आवर एज, और उस एज के बेसिस पे हमें कोई रिजल्ट मतलब कोई डेटा नहीं मिलेगा, सिंपल सा एक मैसेज डिस्प्ले करना है जो नॉर्मल डिस्प्ले के थ्रू करते हैं, दैट्स इट। इन दिस केस देन we required exactly one variable for what, for taking input, और वो input में हम क्या enter करेंगे, in the input we are going to enter the age, and on the basis of that age only will come to know whether we are eligible or not. So here we need exactly one variable, say declare how many variable, one variable, एंड चलो उस वेरिएबल का जो नाम है वो भी हम डिसाइड कर देते हैं। लेट्स से नेम ऑफ द वेरिएबल इज एज, नेम ऑफ द वेरिएबल इज व्हाट, इट्स एज। नाउ स्टेप नंबर 3 we'll have to give some value in this age variable so that we can so that that particular candidate can come to know his eligibility, his or her eligibility. So in step number 3 what we have to do, we have to set some value in age, means we have to give some value. तो यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा कितने वेरिएबल्स में, exactly एक ही variable में which you have declared in age variable. So here I will simply write age. So from step number 3 what is going to happen, user will come and that user will enter his or her age. अपना age step number 3 से enter हुआ। अच्छा अब step number 4 पे चलो मैं यहाँ पे display कर देती हूँ, display you are eligible, and then step number 5 में मैंने लिख दिया display you are not eligible, and then step number 6 I stop the algorithm. ये मैंने ऐसा लिख दिया क्योंकि या तो कैंडिडेट एलिजिबल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। ओके, अभी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी ये कैसे वर्क करता है।
एल्गोरिथम हमारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ, we declared one variable, let's say age. Okay, ये मेरा age variable I declared. Step number 3 पे I have to give some input. तो मैंने समझो age में I enter 12. Okay, तो consider value of age is 12. Okay. Means step number 3 is done. Yes. Now come on step number 4. Step number 4 पे क्या लिखा? Display you are eligible. Okay, तो I will simply get this message, display you are eligible. उसके बाद स्टेप नंबर 5 पे डिस्प्ले यू आर नॉट एलिजिबल. ओके, तो मुझे ये भी मैसेज आ जाएगा डिस्प्ले यू आर नॉट एलिजिबल. एंड देन स्टेप नंबर 6 स्टॉप. तो अब यहाँ पे से आई एम गेटिंग बोथ द मैसेजेस, यू आर एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल. तो विच वन इज करेक्ट? अब मुझे यहाँ पे क्लियर कैसे होगा दैट वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट? ओके, एक कोई दूसरा वैल्यू पे देखते हैं. लेट्स से नाउ आई एंटर्ड 30 इन एज वेरिएबल. तो एज की वैल्यू इज लेट्स से नाउ इट इज 30. Okay, so from step number 3 we enter the value. In step number 4 we have written display you are eligible. तो मैसेज आ जाएगा you are eligible. Yes, that is correct because 30 एज वाले तो एलिजिबल होंगे. उसके बाद स्टेप नंबर 5 पे लिखा you are not, तो वो भी मैसेज आ जाएगा that you are not eligible. Again we are getting the same thing. या तो एक क्लियर मैसेज आना चाहिए ना that you are eligible, या तो ये मिलना चाहिए फिर you are not eligible क्या आना चाहिए. But here I'm getting both the messages. Why I'm getting? Because ये you are eligible and you are not eligible, ये डिस्प्ले करने के लिए ना we have to go through certain condition. and अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन ये मैसेज आने चाहिए, जैसे वो एप्पल एंड ऑरेंज के लिए हमने लिखा था. सो यहाँ पे you are eligible जो मैंने लिखा है ये क्या है? कोई भी एज का कैंडिडेट आया उसके लिए मैसेज आना चाहिए? नहीं. या फिर यू आर नॉट एलिजिबल, इसमें भी अगर कोई एलिजिबल कैंडिडेट आया उसके लिए भी क्या ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. मींस इन ऑर्डर टू डिस्प्ले दिस यू आर एलिजिबल और यू आर नॉट एलिजिबल वी हैव टू गो थ्रू सर्टेन कंडीशन. सो व्हाट इज दैट कंडीशन? से अभी यहां पे लिखते हैं. एज मैंने एंटर किया, यस आई एंटर द एज. उसके बाद मैसेज आया यू आर एलिजिबल. बट ये कब डिस्प्ले होना चाहिए? अगर एज जो भी है अगर वो 18 के इक्वल है या फिर 18 से ज्यादा है, मोर देन 18, उस केस में सिर्फ ये आना चाहिए. अगर एज 18 के इक्वल भी नहीं है, 18 से ग्रेटर भी नहीं है, तो ये मैसेज नहीं आना चाहिए. तो उस केस में यू आर नॉट एलिजिबल ये मैसेज आना चाहिए. ओके, तो अब स्टेप नंबर 4 में देखो कैसे लिखेंगे. बहुत ही सिंपल है. यू आर एलिजिबल, ये मैसेज डिस्प्ले करने से पहले आप एक कंडीशन लगा दो कि यू आर एलिजिबल कब एग्जीक्यूट होगा. तो अगर इफ जो भी आपका एज है, लाइक वॉट एवर वैल्यू यू आर एंटरिंग इनटू द एज वेरिएबल, इफ इट इज मोर देन, ये देखो ये ना ग्रेटर देन का साइन है, दिस इज ग्रेटर देन साइन. ओके, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड यहाँ पे यू कैन दिस इज इक्वल टू. तो ये जो हम लिखा ना यहाँ पे दिस पहला जो साइन है दिस इज नोन एज ग्रेटर देन, सेकंड वन इज इक्वल टू. तो इसे हम रीड करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू. सो इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 देन क्या होना चाहिए? देन यू शुड गेट अ मैसेज दैट यू आर एलिजिबल. ओके, else you're not eligible. तो इसके बाद यहाँ पे जाओ, just write down display else. Now this is the part of else. You are not eligible. Now stop it. Now see, either you will get this message you are eligible or you will get this message you are not. दोनों भी स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये याद रखो. अगर आपने ये कंडीशंस यूज किया तो या फिर जो स्टेटमेंट इफ से लिंक्ड है, इफ के साथ में जो लिंक्ड है वो एग्जीक्यूट होगा, या फिर स्टेटमेंट जो एल्स से लिंक्ड है वो एग्जीक्यूट होगा. इफ से कौन सा स्टेटमेंट लिंक्ड है? डिस्प्ले यू आर एलिजिबल. एल्स के साथ में कौन सा स्टेटमेंट लिंक्ड है? डिस्प्ले यू आर नॉट एलिजिबल. तो या तो इफ का जो ब्लॉक है, इफ का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स का. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स एंटर द एज. नाउ सपोज आई एंटर 12 इनटू द एज वेरिएबल. ओके, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ, अगर ये कंडीशन लाइक करेक्ट हुआ तो ये मैसेज मिलेगा यू आर एलिजिबल, अदरवाइज मैसेज आ जाएगा दैट यू आर नॉट एलिजिबल. ओके, so let's compare.
if age is greater than or equal to 18, what is the value of age? It's 12. तो 12 क्या greater है 18 से? Is 12 greater than 18? No. Is 12 equal to 18? No, it is not. 12 18 से greater भी नहीं है, 12 18 के equal भी नहीं है. इसका मतलब है ये जो आपने कंडीशन लिखा है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, दैट मींस कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल. तो ये जो डिस्प्ले यू आर एलिजिबल है ना, ये यहां से क्रॉस होगा, ये अब डिस्प्ले होगा ही नहीं. उसके बाद डायरेक्टली ये जो एल्स में आपने स्टेटमेंट लिखा ना, यू आर नॉट एलिजिबल, ये मैसेज आ जाएगा. दैट इज करेक्ट. 12 एज वाले इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. ठीक है. देन नेक्स्ट इज कोई और भी वैल्यू देते हैं. लेट्स से नाउ इन एज आई एंटर 24. तो वैल्यू ऑफ एज इज लेट्स से इज 24 नाउ. चेक इट. इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, इज 24 greater than 18? Is 24 greater than 18? Yes, it is. 24 greater है 18 से. कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया. आइदर जो एज है वो 18 के इक्वल होना चाहिए या फिर 18 से ग्रेटर होना चाहिए. दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, कैंडिडेट विल बी एलिजिबल. इन दैट केस 24 इज ग्रेटर देन 18. इट मींस व्हाट? मैसेज मिलेगा दैट यू आर एलिजिबल. और उस केस में ये डिस्प्ले यू आर नॉट एलिजिबल, दिस विल बी स्किप. ये स्किप हो जाएगा. Okay, so कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है where you like have to decide either this or that. In that case we have to use this particular, ऐसा जो सिंटैक्स हमने यूज किया रूल, ये यूज करना पड़ेगा. इफ में you have to write down proper condition. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आपको जो भी मैसेज चाहिए you write down that message. और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपको जो मैसेज डिस्प्ले करना है you need to write down that in else part. जैसे if age greater than 18, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ मींस कैंडिडेट इज एलिजिबल, तो मैंने if में लिख दिया डिस्प्ले यू आर एलिजिबल. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, in else part I wrote display you are not eligible and I'm getting proper answer from this. देखो मैंने सॉल्व किया, मैंने बहुत सारे वैल्यूज एंटर करके देखा and I'm getting proper answer. या फिर ये समझने का लाइक बेस्ट आंसर वे क्या है? सी ये जो हमने कंडीशन लिखा है if age greater than 18, सी यहां से ना हमें दो आंसर्स मिलते हैं. दो आंसर्स मिलेंगे. क्या हो सकते हैं? सी दैट आंसर इज आइदर यस और दैट आंसर विल बी आइदर नो. यस या फिर नो, या फिर बोल सकते हैं आइदर वी विल गेट ट्रू और वी विल गेट फॉल्स. ये जो कंडीशन लिखा ना एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, या तो यस होगा मींस ट्रू, या तो नो होगा मींस फॉल्स. तो अगर यहां से आप ये कंडीशन रीड करते हो and if you get answer as true or yes, उस केस में ये जो if के आगे आप जो भी स्टेटमेंट लिखते हो वो एग्जीक्यूट होगा. तो ये जो डिस्प्ले यू आर एलिजिबल आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कब आपको मैसेज मिलेगा इसका? जब आपको कंडीशन से आंसर आइदर yes मिलेगा या फिर ट्रू मिलेगा. और ये जो else में आपने लिखा है डिस्प्ले यू आर नॉट एलिजिबल, ये कब मैसेज मिलेगा? अगर कंडीशन से आइदर यू आर गेटिंग नो और या फिर आप फॉल्स बोल सकते हैं. अगर ये मैसेज मिलेगा देन else वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा. ये याद रखो. इफ से अगर ट्रू मिलता है या यस मिलता है देन इफ का पार्ट, अदरवाइज नो मिलता है तो एल्स का पार्ट. जैसे अभी एज था, लेट्स से वैल्यू ऑफ एज इज 23, तो 23 इज ग्रेटर देन 18. यस 23 इज ग्रेटर देन 18. क्या मिला? आंसर में यस मिला. मतलब ये जो हमने कंडीशन लिखा ये करेक्ट है, ट्रू है. आंसर यस मिला तो सिंपली मैसेज आ जाएगा यू आर एलिजिबल और ये स्किप हो जाएगा. ओके. Now I entered let's say in age 11. So 11 is greater than 18? No. 11 is equal to 18? No, it is not. What I'm getting from here? I'm getting no. No है तो ये you are eligible आएगा no. In that case, else का जो part है you are not eligible, that I'm going to get. So this is how basically our conditional statement here actually works. एक ही part execute होगा, या तो true वाला नहीं तो false वाला. या तो आप एलिजिबल हो गए नहीं तो नहीं हो गए, दोनों भी नहीं एग्जीक्यूट. तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जहां पे यू हैव टू डील विद सर्टेन कंडीशन, यू सिंपली हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. अब इसके बेसिस पे एक दो एल्गोरिथम करेंगे तो और भी ये क्लियर होगा. एक एल्गोरिथम नेक्स्ट लिखते हैं. एल्गोरिथम टू चेक वेदर entered number, whether given number is positive or negative, ये चेक करते हैं. चलो
या फिर एकदम और सिंपल सा रहता है, सो दैट और क्लियर हो। इसके बाद ये वाला करेंगे, एल्गोरिथम टू चेक whether entered number is what is 10 or not, is 10 or not। ये देखो, ये मेरा सिचुएशन, ये मेरा प्रोग्राम है। एल्गोरिथम टू चेक वेदर एंटर्ड नंबर इज 10 और नॉट। ओके, मतलब एक मुझे ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा एल्गोरिथम लिखना है जिसके थ्रू वेदर आई हैव एंटर्ड 10 और नॉट ये आना चाहिए। तो लेट्स से अगर मैंने एंटर किया 10 तो मुझे मैसेज आना चाहिए दैट यू हैव एंटर्ड 10, अदरवाइज मुझे मैसेज आना चाहिए यू हैव नॉट एंटर्ड 10, ये आना चाहिए। जैसे यहाँ पे या तो मुझे मैसेज आना चाहिए यू आर एलिजिबल, या फिर मुझे मैसेज आना चाहिए यू आर नॉट एलिजिबल। तो यू आर एलिजिबल कब आएगा? व्हेन माय एज इज मोर देन और इक्वल टू 18, otherwise what will get you are not। Similarly, ये जो प्रोग्राम है algorithm to check whether entered number is 10 or not, यहाँ पे भी कुछ ऐसे होगा। either मुझे मैसेज मिलना चाहिए you have entered 10, ये मैसेज कब आना चाहिए? जब सच में मैं 10 एंटर करूंगी उस केस में। अदरवाइज क्या मिलना चाहिए? you have not entered 10, ये मैसेज आना चाहिए। ठीक है, पहले स्टेप 1 लिखते हैं यहाँ पे। स्टेप 1, you have to start। Step 2, tell me how many variables will be required for this particular situation। Yes, exactly, we need only one variable। See, because I'm not going to get any kind of, I'm not going to make any kind of calculation जिससे मुझे data मिले। I just have to enter some value, correct? And on the basis of that value only, either I will get you have entered it या फिर नहीं मिलेगा। Okay, so here step 1, we have to declare exactly one variable। Let's say that variable is num, let's say that variable is num। Okay, in step number 3, now you will have to enter some value, and जैसे आप वो value enter करोगे उसके basis पे ही either you will get you have entered 10 or you will get you have not, but correct आना चाहिए मैसेज। अगर किसी ने 10 enter किया तो ऐसा नहीं आना चाहिए that you have not entered 10, proper answer आना चाहिए। Okay, so in step number 3, we have to take some input into which variable? Into num। Okay, consider I have entered 5, मैंने 5 एंटर किया है। Okay, मैं 10 भी एंटर कर सकती हूँ। Yes, I can enter any value। Now step number 4, मैं क्या ऐसे डायरेक्टली लिख दूं you have entered, you have not entered 10, उसके बाद में मैसेज देते you have entered 10, ऐसा नहीं लिख सकते। Because num में तो यूजर कैन एंटर एनी वैल्यू ना, हमें नहीं पता यूजर उसमें क्या एंटर कर देगा। तो हमें अपने साइड से पहले से क्लियर रखना है, सो दैट हम जो भी एल्गोरिथम लिख रहे हैं ना, ये एल्गोरिथम सारे प्रोग्राम्स के लिए प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए, ऐसा सॉल्यूशन दो इसको। तो आपको वही कंडीशन यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेक इफ वैल्यू ऑफ नम इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 10, देन यू डिस्प्ले दैट यू हैव एंटर्ड 10, अदरवाइज यू हैव नॉट एंटर्ड 10। इसका कंडीशन कैसे होगा? टेल मी, क्या लिखना चाहिए? देखो, अब ऐसा कुछ नहीं ना कि अगर मैंने ऐसा नहीं बोला चेक वेदर एंटर्ड नंबर इज लेस देन 10 और नॉट, ग्रेटर देन 10 और नॉट। अगर ऐसा होता तो हम लिख सकते थे इफ नम ग्रेटर देन 10 देन डिस्प्ले यू हैव एंटर्ड मोर देन 10, अदरवाइज यू हैव नॉट। यहाँ पे कि ये चेक करना कि यूजर ने 10 एंटर किया है या फिर नहीं। सो व्हाट डू यू फील, क्या हो सकता है कंडीशन? यस, वेरी गुड। Yes, Pranav, Vignesh, very good। Yes, Afan, good। Means यहाँ पे जो num की वैल्यू है ना, उसको like कंपेयर करना है whether both the values are equal or not। अगर num की वैल्यू 10 के इक्वल हो, that means you have entered 10 into num। So now you have to check if what, किसको कंपेयर करना है? 10 वैल्यू को num वेरिएबल की वैल्यू के साथ में। So if num is equal to what? If num is equal to what? num को किससे कंपेयर करना है? num में अगर मैंने 5 एंटर किया है, so that doesn't matter, you have to at the end compare with what? Which value? With 10 only। If num is equal to 10, then simply display that you have entered 10, ये मैसेज दो you have entered 10। else means if value of num is not 10, then क्या होगा? It means you have not entered 10। So here in else part you simply write display
you have not entered. You have not entered 10. अभी जैसे मैंने if and else के लिए बोला, अगर if का जो भी आपने condition like लिखा है, from there either you will get answer in yes or in no. तो अगर आंसर yes आता है, so if के आगे जो आपने स्टेटमेंट लिखा है just next to if, वो execute होगा. If you get answer in no, means अगर आपका condition is false, in that case जो भी statement you have written after just next to else, वो statement हो जाएगा execute. So in that case, let's say num में I have entered 5. Okay, so we will have to check now कि हमने num में 10 enter किया है क्या. Okay, so that is why we are comparing num with 10, not with any other value. अगर ऐसा question होता, algorithm to check whether given number is 20 or not. मैं जो नंबर एंटर कर रही हूँ whether that number is equal to 20 or not. So in that case मैं num को किससे चेक करूंगी? with 20. अगर ऐसा क्वेश्चन है whether the entered number is equal to 0 or not, so I will simply compare num with 0. But in this case I'll have to check whether entered number is 10 or not. So I'll check with 10 because that is the situation. जो condition है उसके accordingly आपको proper condition frame करना है. So if num is equal to 10, okay, let's say value of num is what? It's 5. So is 5 equal to 10? 5 और 10 इन दोनों की वैल्यू सेम है? Are they equal? No, they are not. क्या मिला आंसर? No, they are not equal. If they are not equal, तो ये जो if के आगे स्टेटमेंट लिखा है that you have entered 10, ये मैसेज आएगा नहीं. In that case, we will get message you have not entered 10, and that is correct because you have entered what? You have entered 5. Okay, now let's enter 10. Now consider value of num is 10. Okay, num की वैल्यू 10 है, ठीक है. If num equal to 10, num की वैल्यू क्या है? 10. So 10 is equal to 10. 10 and 10 are equal. Yes, they are equal. क्या मिला आंसर? Yes. Yes means what? You have entered 10, and that is correct. Now in this case, in num variable, you have entered 10. करेक्ट. तो ये आंसर है यहाँ पे. अब ऐसे अगर कोई और अभी ना तुम लोग मुझे फटाक से सिर्फ एक आंसर बताओ. अगर मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, algorithm to check whether entered number is not equal to 10, ऐसा नहीं है, whether entered number is less than 10 or not, तो क्या होगा यहाँ पे? क्या लिखना चाहिए इन द कंडीशन पार्ट? मतलब अगर num की जो वैल्यू है अगर वो लेस है 10 से ना, 10 से लेस मतलब 8, 7, 5, 6, 4 नेगेटिव ये सब, अगर जो भी मैंने वैल्यू एंटर किया अगर वो 10 से लेस है तो मैसेज आना चाहिए दैट एंटर्ड नंबर इज लेस देन 8. अदरवाइज मैसेज आना चाहिए एंटर्ड नंबर इज नॉट लेस देन 10, या फिर आना चाहिए एंटर्ड नंबर इज मोर देन 10. ऐसा. तो कंडीशन में क्या लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस? लाइक अगर जो भी मैंने वैल्यू एंटर किया अगर वो 10 से लेस है तो मैसेज आना चाहिए दैट एंटर्ड वैल्यू इज लेस देन 10. See, algorithm to check whether entered number is less than 10 or not means if user enters less than 10 value, let's say 5, 6 or whatever which is less than 10, then we should get a message that entered value is less than 10. Otherwise, if someone enters 13, then 13 is not less than 10, then message aana chahiye that entered value is more than 10 or not less than 10, like that. Yes, very good. Yes, Tanaya, fun, very good. यहाँ बहुत ही सिंपल है. अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं चेक करना है ना, और यहाँ पे लेस देन एंड ऑल चेक करना है. तो वी विल सिंपली राइट इफ whatever you are entering into num variable, if it is less than 10, if it is less than 10, then message क्या आना चाहिए that you have entered less than 10. Otherwise message आना चाहिए you have like you have entered more than 10. That's it. This is the solution of this particular problem. So जैसा situation है accordingly you have to frame the condition by your own. In the question you won't get like predefined conditions which you can directly put. You have to frame the condition depend on the situation. जैसे हमने अपने इतने सारे conditions बनाए. Okay, so is there any doubt to anyone जो भी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया? Explain step number 3. See, in step number 3 we are just taking input. Means अगर मुझे चेक करना है इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली कि मैंने क्या एंटर किया, मैंने 10 से लेस एंटर किया है कि नहीं, तो मुझे उस केस में कुछ एंटर करना पड़ेगा ना. तो स्टेप नंबर 3 से मैं एक वैल्यू एंटर कर रही हूँ. आई एम गिविंग सम इनपुट. ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली आई विल गेट आइदर
you have entered less than 10 or I'll get you have entered more than 10. अगर मैं वो इनपुट नहीं दूंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने एक्चुअली एंटर क्या किया हुआ है? ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 से वी एक्चुअली गिव द इनपुट ऑन दैट, लाइक वो वैल्यू एंटर करते हैं जिसपे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है. वी राइट दैट वैल्यू इन स्टेप नंबर 3. यस, किसी को कुछ भी डाउट है? बिकॉज आपके नेक्स्ट सेशन भी है, तो कुछ भी डाउट है जस्ट लेट मी नो. इन स्टेप नंबर 4 वी आर जस्ट राइटिंग द कंडीशन. ओके, कल के सेशन में अगेन विल राइट मोर प्रोग्राम ऑन दिस, तो ये वापस से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे कंडीशन फ्रेम करना है. ओके, ये एक बार ये रिवाइज करेंगे, बट फ्रॉम योर एंड ओनली आप ट्राई करो ये सब करने के लिए, तो और अच्छे से क्लियर होगा. चलो देन हियर एंडिंग द सेशन. आपका जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा जस्ट अटेंड बिकॉज़ आई एम हैविंग द नेक्स्ट लेक्चर नाउ. चलो ठीक है, कल के सेशन में विल राइट मोर एल्गोरिथम्स, और भी लाइक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे ऑन दैट. विल राइट द एल्गोरिथम, जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा. And you can solve any kind of problem with this algorithm. आपको जैसा भी प्रोग्राम है, जैसा भी क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंगली you can solve the algorithm. Okay, next algorithm is to check for whether entered number is positive number or negative number. So, okay, you all tell me the condition. कोई भी नंबर पॉजिटिव कब हो सकता है एंड कोई भी नंबर नेगेटिव कब हो सकता है? व्हाट आर द चांसेस फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेसिकली? About positive and negative, when any number can be a negative number. Okay, which one is the first negative number? -1. Very good. -1 is the first negative number, and the first positive number is what? It's 1. +1 is okay. So +1 is first positive number. -1 is what? It's a first negative number we can say. तो ये 1 like कुछ एक हमें यहाँ पे एक रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा so that we can prepare the proper condition. Okay, this is -1 and it is plus. Okay, the number before n 1. n के पहले नंबर कौन सा आता है? सॉरी, 1 के पहले, नॉट -1, +1 पॉजिटिव, इट्स 0. पहले क्या आता है? 0. आफ्टर 0 1 मीन 0 के बाद फर्स्ट पॉजिटिव नंबर आता है एंड देन पॉजिटिव नंबर का सीक्वेंस वहीं से स्टार्ट होता है. मीन्स 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then and so on. All the positive numbers comes after 0. All right. What about the negative numbers? 0 के बाद बोल सकते हैं या फिर 0 से बिलो जितने नंबर्स होंगे. 0 से बिलो, 0 से बिलो मतलब लेस देन 0. तो लेस देन 0 कौन सी वैल्यूज होती हैं? लेस देन 0 मीन्स 1. नो, 1 is not less than 0, it's greater than 0. Okay. 2,
No. 3 nahi. Now all the value 1 2 3 4 5 6 all are greater than 0, not less than 0. So which is the first value which is less than 0? It's -1. -1 क्या है? Less than 0. Okay, so इसका मतलब है हम ऐसा बोल सकते हैं and 1, see, -1 is less than 0 and 1 is greater than 0. So can we say if any number is greater than 0, if any number is greater than 0, then can we say that number is a positive number? And if any number is less than 0, then can we say that number is negative number? Okay, let's check this. For example, let's say I'm having value 23 and I want to check whether this 23 is positive number or negative number. तो जो हमने कंडीशन लिखा है उसके अकॉर्डिंगली if we check, greater than 0 is positive, less than 0 is negative. Is 23 less than 0? Is 23 less than 0? No, it is not. Less than 0 मतलब नेगेटिव होगा, but here 23 is not less than 0. तो इसका मतलब ये है that 23 is not negative. Yes, 23 is not negative. All right. Is 23 greater than 0? Is 23 greater than 0? Yes, it is. तो greater than 0 के लिए क्या बोला है? अगर कोई नंबर 0 से greater होता है, then that number will be positive number. 0 से greater 1 2 3 4 5 6 7 and सारे positive होंगे. So if any number is greater than 0, like in this case 23 is greater than 0, so can we say 23 is a positive number? Yes, we can say, and it is positive number. Okay. 100, is 100 less than 0? No, it is not. Means this is not a negative number. Yes. Is 100 greater than 0? Yes, it is. 100 is greater than 0. Greater than 0 means positive number. दूसरी वैल्यू नेगेटिव -10. इज -10 ग्रेटर देन 0? कोई भी नेगेटिव नंबर 0 से ग्रेटर हो सकता है? कभी भी नहीं. ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन 0 एंड द रेस्ट पॉजिटिव नंबर्स जितने भी होते हैं. -10 इज ग्रेटर देन 0? नो, इट इज नॉट. तो ग्रेटर देन 0 ट्रू हुआ तो नंबर क्या होता है? पॉजिटिव. बट इन दिस केस ग्रेटर देन 0, बट इट इज नॉट. दिस कंडीशन इज फॉल्स. दैट मीन्स ये जो -10 है, this is not a positive number, not positive. All right, check for the next condition. -10 is less than 0. -10, -10 is less than 0. Yes, it is. So it means this -10 is what? It's a negative number. So here we are done with the condition. If any number is less than 0, then that number will be considered as a negative number. If any number is greater than 0, then that number will be considered as a positive number. But for 0, we cannot consider 0 as a positive and negative, because 0 is neither positive nor negative. We can say it's a neutral number. So if suppose someone enters 0, then what should we get? ऐसा डिस्प्ले होना चाहिए that you have entered positive or you have entered negative? No, because it's neither positive nor negative. But if some user enters 0, user want to check what exactly 0 is. तो ऐसा नहीं आना चाहिए that it's a negative or it's a positive. No, for 0 you can simply like आप एक मैसेज दे दो that 0 is neither positive nor negative, और आप सिंपल सा मैसेज दे दो that you have entered 0 like this. For 0, don't display that it's a positive or negative. If someone enters 0, simply display that you have entered 0. That's it. Means for positive, negative के लिए हमें 0 भी चेक करना पड़ेगा, because user can enter any number. वो थोड़ी ना आपके अकॉर्डिंगली चलेगा. यूजर को इनपुट देना है, we can give any input. हमें नहीं बताया गया है that आपको 0 एंटर नहीं करना है, तो यूजर कैन चेक फॉर द 0 as well. तो एज अ प्रोग्रामर हमारा जो कोड है that should work properly for each and every number, not for some specific number. Alright, इसका भी algorithm कैसे होगा? बेसिकली यहाँ पे दो कंडीशंस हमें लिखने पड़ेंगे, एक 0 के लिए, एक आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए. एल्स पार्ट में हमें आंसर वैसे ही मिल जाएगा. सो यस, स्टेप 1 स्टार्ट. स्टेप 2 वेरिएबल डिक्लेरेशन.
यहाँ पे like मल्टीपल नंबर्स को चेक नहीं करना है, एक टाइम पे वी हैव टू चेक फॉर अ सिंगल नंबर लाइक वेदर दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सो वेरिएबल का जो काउंट होगा दैट विल बी 1, मींस वी हैव टू डिक्लेयर ओनली वन वेरिएबल. सो डिक्लेयर अ वेरिएबल. Name of the variable we can take anything. Let's say num. Num is a variable. In that only we are going to enter a value, and we will check whether the value of num is positive, negative, or value of num is 0. That we will have to check for. Now, step number 3. We have to take input into num so that we can check. So in step 3, you take input. Step 4. Step 4. Now you directly cannot display that you have entered 0, or directly you cannot display that you have entered positive number, because num में आप एक टाइम पे either आप 0 एंटर करोगे, या तो आप पॉजिटिव नंबर एंटर कर सकते हो, या फिर आप नेगेटिव एंटर कर सकते हो. एक टाइम पे you are not able to you are not able to store value of different type. एक टाइम पे either you can store positive, or you can store negative, or you can store 0. तो अगर मैं स्टेप 4 में लिख दूं डिस्प्ले यू हैव एंटर्ड पॉजिटिव, डिस्प्ले यू हैव एंटर्ड नेगेटिव, डिस्प्ले यू हैव एंटर्ड 0, तो इसमें क्या होगा? अगर किसी ने नेगेटिव नंबर एंटर किया देन टू यू विल गेट मैसेजेस यू हैव एंटर्ड 0, यू हैव एंटर्ड नेगेटिव, यू हैव एंटर्ड पॉजिटिव. इफ समवन एंटर्स पॉजिटिव नंबर देन टू यू विल गेट मैसेजेस यू हैव एंटर्ड 0, यू हैव एंटर्ड पॉजिटिव, यू हैव एंटर्ड नेगेटिव. बट दिस शुड नॉट हैपन. यूजर ने जो एक्चुअल नंबर एंटर किया है उसका ही हमें करेक्ट आंसर आना चाहिए. सो फॉर दैट we need to write some condition. We should match the value of num with 0. So step number next step में भी condition क्या लिखेंगे? Same. either आप यहाँ पे positive का condition लिखो या फिर आप negative का condition लिखो. अगर आप ऐसा लिखते हो, let's say if num less than 0, then क्या होगा? If num less than 0, then क्या डिस्प्ले होना चाहिए? If value of num is less than 0, then that means you have entered negative number in n variable in num. So now you cannot say that you have entered 0 or you have entered positive. If num less than 0, then display number is negative. Number is negative. Okay. If number is not negative, if num is less than 0, number is negative, else display number is positive. Yes, अगर number negative नहीं है that means number positive होगा. Not mandatory. 0 भी हो सकता है. तो 0 के लिए भी एक condition लिखना पड़ेगा. We have to check for 0 here as well. So if num less than 0, then number is negative. Else if num is equal to 0, then else एक और भी कंडीशन लिखो. else if अगर num की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई तो then it means you have entered 0 here. So you write down display okay value is 0 या फिर number is 0 like this. Number is 0. Now if num is less than 0, it's a negative number. ना सही. यहाँ पे अगर आपने नेगेटिव नंबर दिया है तो नेगेटिव आएगा, 0 एंटर किया है तो 0 आएगा. अब यहाँ पे ना एक पॉजिटिव नंबर के लिए आपको एक अलग से कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सी आइदर योर नंबर विल बी नेगेटिव और इट विल बी 0 if your number is not negative. If it is not 0, that means you have entered a positive number. अगर नंबर नेगेटिव भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बचा? नेक्स्ट you have entered 0. तो else में what you can do? See, if num is less than 0 means you have entered negative number. If num is equal to 0 means you have entered 0 itself. Else you have entered positive number. So you can simply write else display number is positive like this. And then step number 5, you have to stop. अब या तो मैसेज मिलेगा डिस्प्ले नंबर इज नेगेटिव, और वी विल गेट नंबर इज 0, और वी विल गेट नंबर इज पॉजिटिव. व्हेन वी विल गेट नंबर इज नेगेटिव, इफ ये कंडीशन जो है नम लेस देन 0 का,
If it is true, if it satisfies the condition, then we will get number is negative. अगर ये कंडीशन आपका फेल होता है, मीन्स इफ इट इज नॉट ट्रू, फॉल्स, इफ इट इज फॉल्स, then we will check for the next condition, that is num equal to 0. अगर ये आंसर करेक्ट आता है, लाइक ये जो आपने कंडीशन लिखा है, if num less than 0, if it is true, then we will get message as number is 0. Let's suppose ये भी आपका false है, num is equal to 0, this is also false. Now directly we will get this message, number is positive. अगर ये दोनों भी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, इनमें से कोई भी अगर एक एग्जीक्यूट नहीं होता है, डायरेक्टली ये जो एल्स में आपने लिखा है वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है. ओके, किसी एक वैल्यू के लिए चेक करते हैं. चलो, लेट्स से वैल्यू हमने एंटर किया है 46. 46 is the value and I want to check whether 46 is positive, negative or 0. We will check one by one. Num less than 0. What is the value of num? It's 46. Okay, so यहाँ पे लिखती हूँ. Is 46 less than 0? No, it is not. Means ये कंडीशन फॉल्स है if का. if का कंडीशन फॉल्स है तो वो डिस्प्ले नंबर इज नेगेटिव आएगा 9. Okay. Now we will be checking the next condition. Yeah. Num equal to 0. Is 46 equal to 0? No, it is not. It means number is not 0. Number 0 भी नहीं है. Yes. अब ये ना number is negative आया, ना number is 0 आया. और directly you will be going in else part and number is positive. ये आ जाएगा and that is correct. Yes, 46 is positive. ये जितना भी आपने लिखा है ना, नंबर इज नेगेटिव, नंबर इज 0, नंबर इज पॉजिटिव, इन तीनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है. सब ने जिसका कंडीशन ट्रू हुआ वो एग्जीक्यूट होगा. एक नेगेटिव नंबर लेते हैं अभी यहाँ पे. लेट्स से नाउ आई एम टेकिंग हियर -3. -3. Now check one by one. -3 is less than 0. Is -3 less than 0? Yes, it is. Yes. Mean this is true? Yes, this is true. What I'll get message? I'll get number is negative and that is true. -3 is a negative number. Okay, उसके बाद अब ये भी चेक होगा क्या? 3 is equal to 0. No, it is. अब ये नहीं होगा. If का कंडीशन ट्रू हो गया, now we are not going to do anything further. अब कुछ नहीं होगा. बट अगर ये if का कंडीशन अगर false होता है, then we will be checking for the next thing in a sequence. बट जैसे ही पहला कंडीशन ट्रू हुआ, उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. now we are not going to do anything. तो ये है आपका सिंपल सा एल्गोरिथम टू चेक फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फॉर 0. आप ऐसे भी कर सकते हो ना. ये हमने लिखा ना, if num less than 0. Instead of that, you can also write like this: if num greater than 0. But if num greater than 0, then क्या होगा? If num greater than 0, num greater than 0 means number is positive. But here what you have written? You have written number is negative. So again here you have to make the changes. You'll have to write number is positive. Then you have written num is 0. The number is 0. अगर नंबर पॉजिटिव भी नहीं है, 0 भी नहीं है, that means the number is what? The number is a negative number. So you can write like this as well. Not mandatory कि पहले आप नेगेटिव का कंडीशन लिखो या पहले आप पॉजिटिव का या पहले आप इज इक्वल टू. अब किसी का भी कंडीशन आप पहले लिखो, बट मेक श्योर whatever you are writing, that particular algorithm, your solution should work properly with all the numbers which is being entered by the user. वो सबके लिए properly work करना चाहिए. तो ये है यहाँ पे solution. num greater than 0. मैंने नंबर इज पॉजिटिव ऐसा क्यों लिखा? पहले यहाँ पे नेगेटिव था. अगर समझो मैंने ऐसा किया होता, ठीक है, और यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिखती. इन दिस केस, नॉट चेक फॉर द थिंग्स नाउ. I have entered -3 only. Okay, check one by one. -3 is greater than 0. No, -3 is not greater than 0. No. Now check for the next condition, which you have written in else if. -3 is equal to 0. No, it is not. अब कोई और कंडीशन है चेक करने के लिए? नहीं. तो डिस्प्ले हो जाएगा else के आगे आपने जो लिखा है वो, that is number is positive. तो यहां से आपको मैसेज क्या मिलेगा? पता, नंबर इज पॉजिटिव बट दैट इज फॉल्स. -3 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर. बट यू हैव रिटन ऑल द स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली. तो मिस्टेक कहां पे हो रही है? मिस्टेक हो रही है स्टेटमेंट लिखने में. सेम
इफ नम ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, मतलब अगर नम की वैल्यू 0 है ग्रेटर से, इफ नम की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, इट मीन्स दैट नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, बट यहां पे समझो आपने मिस्टेकली लिख लिया नंबर इज नेगेटिव, सो फॉर दैट रीजन यू आर गेटिंग रॉन्ग आउटपुट। तो आपने जैसा कंडीशन लिखा है उसके अकॉर्डिंगली ही यू हैव टू राइट डाउन द करेक्ट स्टेटमेंट। इसके पहले हमने लिखा था नम लेस देन 0, so if num less than 0 then we can say number is negative, but here num is greater than 0, so we can't say that number is negative. In that case we have to say number is positive, and at the end this will be number is negative. So this is how basically we write conditional things. एक और भी इसका कोड करते हैं अभी ऐसे कुछ, एक और यहाँ पे फटाफट एल्गोरिथम करते हैं। एल्गोरिथम टू चेक, write an algorithm to check whether student is fail or passed in the examination. Tell me what is the criteria? Criteria क्या होता है फेल या फिर पास के लिए? What is the criteria for passing student? स्टूडेंट पास है कि नहीं, पास के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? Ten minutes. Yes, very good. Yeah, okay. The criteria is percentage. I'm talking about percentage. Subject wise, subject के marks accordingly मत जाओ. Go according to your percentage. See, the criteria is what? If some student percentage is 35, then to that student is considered as a pass student. Correct? अगर किसी स्टूडेंट को 35% पे आया है तो भी हम बोलते हैं कि हाँ पास है, और 35 के बिलो गया, I mean 33, 34, तो भी क्या पास होता है? मीन्स अगर 35 आया तब तो पास है ही। 35 के बिलो वाले भी पास होते हैं क्या? नहीं। 35 के बिलो मीन्स 33, 34, 33, so we cannot consider such student as a pass student. वैसे स्टूडेंट को हम कंसिडर करते हैं फेल। तो फेल का तो लॉजिक मिल गया कि अगर किसी स्टूडेंट को 35 के बिलो आया है देन दैट स्टूडेंट विल बी कंसीडर्ड एज अ फेल स्टूडेंट। व्हाट अबाउट पास? पास वालों के लिए क्या है? स्टूडेंट का परसेंटेज शुड बी आइदर 35 के इक्वल और इट शुड बी मोर देन 35। करेक्ट? 35 के इक्वल या फिर 35 से ज्यादा। अगर ये होता है देन वी कैन कंसीडर that student as a pass student, otherwise student will be failed. Now see, two situations are there, either the student will be failed or that student will be passed. दो ही सिचुएशन है, बट ये दोनों भी क्राइटेरिया पे डिपेंड है। इफ स्टूडेंट इज फेल्ड दैट मींस ही इज नॉट पास्ड, इफ स्टूडेंट इज पास्ड दैट मींस ही इज नॉट फेल्ड। व्हेन स्टूडेंट विल बी पास्ड? if his percentage is more than 35 or equal to 35. All right, so this is the condition. Percentage should be more than 35 or equal to 35. All right, so abhi iska fatafat solution dekho. See, solution is step 1, you have to start. Step 2, you have to declare variable. तो बेसिकली वो जो पास एंड फेल है ना, ये मैं परसेंटेज के बेसिस पे गेस करूंगी। ओके, तो एक स्टूडेंट का तो एक ही परसेंटेज होता है, सो फॉर दैट मुझे एक ही वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। डिक्लेयर अ वेरिएबल, लेट्स से दैट वेरिएबल इज p. इन दैट p वेरिएबल आई एम गोइंग टू स्टोर द परसेंटेज। ऑलराइट, देन स्टेप 3, इन स्टेप 3 आई विल हैव टू टेक द परसेंटेज। मुझे परसेंटेज स्टूडेंट से लेना पड़ेगा, सो मींस आई हैव टू टेक द इनपुट p. नाउ इन p वेरिएबल I have stored the percentage of a particular student. अब मुझे ये बताना है whether that student is failed or passed. बहुत easy है। See, if p की value, p is percentage. So if percentage is more than 35, ये आपका greater than का साइन है, means more than. If it is more than 35, अगर ऐसा लिखेंगे और अगर किसी को 35 आ गया तो is 35 equal greater than 35? No, it is not. 35 तो इक्वल है 35 के, तो एक और भी लिखना पड़ेगा, is equal to. If percentage is greater than 35 or percentage is equal to 35, then what? फेल हो जाऊंगी क्या? अगर मुझे परसेंटेज 35 से ज्यादा मिला है तो फेल डिक्लेयर होंगी? नहीं, 35 से ग्रेटर या 35 के इक्वल है देन आई विल बी पास। सो हियर डिस्प्ले
congratulations, you are passed. Else, and if in case this condition doesn't satisfy, ये condition कब satisfy नहीं करेगा? अगर percentage below 35 है, below 35 means you are failed. So in else part you have to write display you are failed. Either you will be passed or you will be failed. Step 5 you have to stop. अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो सीक्वेंस से चेंज नहीं कर सकते कि यहाँ पे हमने फेल लिखा तो भी चलेगा और यहाँ पे पास लिखा तो भी चलेगा, नहीं चलेगा. सी, अभी पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं. सपोज यहाँ पे मैंने एंटर किया 54. सपोज माय परसेंटेज इज 54. आई विल चेक P greater than 54. Is P greater than 35? Yes. P is greater than 35. मतलब ये जो कंडीशन है ये क्या है? ट्रू है. If it is true, simply ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, you are passed. That means मैं पास हो गई हूँ. That is correct. अब ये else वाला पार्ट नहीं आएगा. Yes. Now I entered 32 in percentage. Again we'll check. Is 32 greater than 35? No. Is 32 equal to 35? No, it is not. 32 is neither greater than 35 nor equal to 35. तो ये जो कंडीशन है ये क्या है? फॉल्स है. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मैसेज आएगा you are passed? No. कंडीशन इज फॉल्स. डायरेक्टली एल्स वाला पार्ट में मैसेज जो आपने लिखा वो आएगा. दैट मींस you are failed and that is true. Student with 32% will be declared as a fail. अभी के लिए ये प्रॉपरली इट वर्क नो, बट लेट्स सपोज मैं यहां से कुछ अगर ये चेंज करती हूँ, इंस्टेड ऑफ पास इफ आई मेक इट फेल एंड हियर आप बोलोगे हाँ हमने प्रॉपर कंडीशन लिखा है, सारे स्टेटमेंट्स लिखे हैं, बट अब ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा ना. सी, अब अगर ये 32 के लिए है सेम, इज 32 ग्रेटर देन 35? नो. इज 32 इक्वल टू 35? नो, इट इज नॉट. कंडीशन इज फॉल्स. इफ कंडीशन इज फॉल्स तो ये मैसेज आएगा यू आर फेल्ड. नहीं, else में मैसेज आएगा. क्या है मैसेज? You are passed. Means student with 32% is declared as passed student. Means हमारे प्रोग्राम में कुछ फॉल्ट है. Yes है. Check for the this pass student. पास वालों के लिए क्या आता है? If I enter 98 here, let's say value of P is 98 now. Check for the condition. Is 98 greater than 35? 98 greater है 35 से? नहीं. 98 equal to 35 के not is not. 98 is again neither equal to 35 nor greater than 35. No, sorry. 98 is greater than 35. Sorry. Yes, it is greater than 35. Means this condition is true. Yes, it is true. And अगर ये true है तो क्या होगा? वो जो हमने statement लिखा है if के part में that display you are failed ये आएगा. Okay, so for 98 I am getting message that display you are failed. इट मींस कुछ तो मिस्टेक हुआ. यस, वो जो स्टेटमेंट का हमने सीक्वेंस चेंज किया वहीं पे मिस्टेक हुआ. अब आप प्रॉपर्ली रीड करो. इफ पी ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, मतलब अगर किसी का परसेंटेज 35 के इक्वल है या 35 के ग्रेटर है तो क्या वो फेल होगा? नहीं, वो पास होगा. सो दैट मींस यहाँ पे वी हैव मिस्टेकन. सो हियर वी हैव टू चेंज इट अगेन. नाउ इट विल वर्क प्रॉपर्ली. तो आप जैसा कंडीशन लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट. अगर ठीक है, अभी मैंने पहले पास के लिए कंडीशन लिखा, हम ऐसे भी कर सकते हैं. यहाँ पे स्टेप 4 आप फेल के लिए पहले कंडीशन लिखो. इफ P लेस देन 35, अगर P की वैल्यू 35 से लेस है तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए? देन डिस्प्ले होना चाहिए यू आर फेल्ड. अब यहाँ पे पास क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कंडीशन फेल्ड का है. So if student is failed, that means he is not passed. So if P less than 35, that means you are failed. And if P not less than 35, that means you are passed the examination. You see, you can also write like this. Not mandatory. हमेशा पहले पॉजिटिव वे वाला जो कंडीशन है वो लिखो. नॉट मैंडेटरी. प्रोग्राम है, आपको जैसे लिखना है वैसे करो, बट सारे परसेंटेज के लिए प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए. दैट्स इट. Now suppose if I enter 98, now check, is 98 less than 35? No, it is not. Answer is no. If का part execute होगा नहीं होगा, else का message आएगा. That is you are passed. That is correct. Student with 98% is passed. Next value I enter 33. Check the condition. Is 33 less than 35? Yes, it is. Message आ जाएगा. You are failed. Now next time entering 35.
Is 35 is less than 35? 35 से less है? No, it is equal. Again, the condition is false. तो message आएगा you are passed. So this is how basically we write the conditions. Correct? आपको जैसा भी कंडीशन लिखना है आप वैसे लिख सकते हो. नॉट मैंडेटरी कि जो आपने कहीं पे इंटरनेट पे आपको सजेशन में आप वही फॉलो करो. नॉट मैंडेटरी. आप अपना लॉजिक लगाओ. आपको जैसा समझ में आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पे 2 to 3 वेज में ये पास एंड फेल वाला किया. इन द सेम वे जो लॉजिक आपको प्रेफरेबल लग रहा है, whichever is easy for you, you just go with that. You need not to follow that internet thing. एक प्रोग्राम के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं. whichever is best, you should always go with that. ठीक है. वो इंटरनेट पे आपको बहुत सारे प्रोग्राम सुनेंगे, उनका सोल्यूशन होता है, बट उनका वे डिफरेंट होगा. आपको वो प्रोग्राम किसी और वे से समझ में आया है तो आप अपने अकॉर्डिंगली प्रोग्राम फ्रेम करो. नॉट ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि एक प्रोग्राम का एक ही सोल्यूशन, मल्टीपल सोल्यूशंस होते हैं, बिकॉज सबका वे ऑफ थिंकिंग, लाइक लॉजिक मेकिंग इज डिफरेंट. जरूरी नहीं कि सबका लॉजिक सेम हो. ठीक है. ओके, ये समझ में आया. ये दोनों भी एल्गोरिथम्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, फेल, पास. जब कोड स्टार्ट करेंगे तो वहां पे और भी बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे. Yes, see, the question is, if suppose someone enters, okay, Fazal not getting, कौन से algorithm की बात कर रहे हो? You're talking about that positive negative number or student failed or passed? In which you're talking? Yes, you can. See, the question क्या है? मैं यहाँ पे लिखती हूँ. Just a second. See, this is the question. Can we write the condition of entered number is 0 in last? So is it okay? Yes, it is absolutely fine. तो क्या होगा changes? देखो, सिर्फ क्या करना रहेगा? If number greater than 0, then number is positive. Else if, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? मैं यहाँ पे सीधा बता देती हूँ. See, if number greater than 0, मतलब number is positive. Else, if नंबर इज, अब नेगेटिव अगर आपको एंड में देना है तो टॉप टू पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, तो लास्ट में आप नेगेटिव लिख सकते, जीरो लिख सकते हो. इफ नंबर ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव. इफ नंबर लेस देन जीरो, दिस विल बी नेगेटिव. नाउ इफ नंबर इज नॉट पॉजिटिव एंड ऑल्सो इट इज नॉट नेगेटिव, दैट मीन्स योर नंबर विल बी जीरो. यू कैन इवन राइट लाइक दिस. आप कैसे भी कर सकते हो, बट मेक श्योर सब नंबर्स के लिए वो प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए, उतना टेक केयर करना है. दैट्स इट. Yes, yes, even for 0 we can type like simply that it's a neutral number. Instead of writing that you have entered 0, जैसे positive negative display करो, you can write neutral. Yes, Imtiaz, what is your question? Yes, yes, ending conditions should be empty. वो जो लास्ट में देखो else में मैंने कुछ कंडीशन नहीं लिखा, because else part never expect any kind of condition. वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है. अगर आपने ऊपर जो 2 कंडीशंस लिखे, अगर वो फॉल्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है. सो यू डिड नॉट राइट एनीथिंग इन एल्स पार्ट. एल्स और कंडीशन से आप एल्स इफ लिख के आप कंडीशन लिख सकते हो, बट सिर्फ एल्स में यू कैन नॉट राइट. Imtiaz, I didn't get your question. Actually, I'm not getting it. Up like फिर से chat box में you can put if you want. And for C programming, अगर आपको बुक बनाना है आप बना सकते हो. I prefer कि बनाओ, because प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे, तो अगर आपके पास वो रिकॉर्ड रहेगा तो बेटर होगा. कभी भी आप गो थ्रू कर सकते हो. Yes, Imtiaz, for that we can use different math function, and using that we can do that.
yes, you can रफ बुक बना सकते हो प्रोग्राम्स के लिए, जो भी हम प्रोग्राम्स एंड ऑल डिस्कस करें यहाँ पे, एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स है, आप वो सारा रिकॉर्ड बनाओ, सो बेटर होगा, आप कभी भी वो चीजें कर सकते हो, वैसे करो। चलो, ये ऑल है नेक्स्ट सेशन, ये डाउट्स अभी कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। चलो एंड ये सारी चीजें प्रैक्टिस करो, ये सब अपने मन से भी कुछ प्रोग्राम्स पिक करो एंड ट्राई टू प्रिपेयर फ्लो चार्ट्स एंड एल्गोरिथम्स फॉर दैट।